अच्छा, जल्दी से कंफर्म करें, स्क्रीन आप लोगों को क्लियर दिख रही है? जल्दी से मुझे कंफर्म करें, स्क्रीन आप लोगों को क्लियर दिख रही है? ठीक है, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट 2 क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे, ताकि आप लोग भी अपना दिमाग थोड़ा सा रिकैप में जाएंगे तो चीज़ें आप लोगों को जल्दी जल्दी याद रहेंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 1 में हमने क्या बातें पढ़ी थी, जल्दी से मुझे बताएं। जल्दी जल्दी सबने पार्टिसिपेट करना है। चैप्टर 1 में हमने क्या क्या बातें पढ़ी थी? चैप्टर 1 में हमने एक स्टोरी पढ़ी थी। स्टोरी में क्या था? स्टोरी में ये था कि मिस्टर वसीम थे। ऐसा ही है, मिस्टर वसीम थे। मिस्टर वसीम ने अपने बिजनेस में 35 लाख रुपए लगाए थे। ऐसा है। जल्दी जल्दी सबने पार्टिसिपेट करना है, सबने पार्टिसिपेट करना है। मुझे सबकी चैट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए। ठीक है, सबने पार्टिसिपेट करना है। स्टोरी क्या थी, जल्दी जल्दी आप लोग बताओ। स्टोरी क्या थी? वसीम का बिजनेस था। वसीम ने अपने बिजनेस में 35 लाख रुपए लगाए थे, एक मोबाइल फोन का बिजनेस स्टार्ट करा था। सबने पार्टिसिपेट करना है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करें। चैट बॉक्स में सबके रिप्लाईज चाहिए। सुन नहीं बैठना किसी ने भी। मोबाइल शॉप में बिजनेस स्टार्ट करा था, फिर इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद की कहानी क्या थी? जल्दी जल्दी बताएं। इसके बाद की कहानी क्या थी? याद करें थोड़ा सा। इसके बाद क्या हुआ था? लॉस हो गया था। लॉस हो गया था। वसीम ने मिस फिजा को अपॉइंट करा था। ठीक है, वसीम ने मिस फिजा को अपॉइंट करा था। बोला कि यार आप मेरा बिजनेस चलाओ और आप इस बिजनेस को रन करो। ठीक है, मैं ऑनर हूँ। ठीक है, और आप कौन हो? आप मेरे डायरेक्टर हो। ठीक है, आप बिजनेस को मैनेज करोगे मेरे बिहाफ पर। आप डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर आप मेरे बिहाफ पे, आप एज अ एजेंट एक्ट करोगे। और मैं कौन हूंगा? मैं प्रिंसिपल हूंगा। ठीक है, और आप एक स्टीवर्डशिप का रोल प्ले करोगे, आप मेरे एसेट्स की हिफाजत करोगे। बातें समझ में आ रही हैं? तो चलाने वाला बिजनेस कोई और था और पैसे इन्वेस्ट करने वाला बंदा कोई और था, मिस्टर वसीम थे। और चलाने वाली मिस फिजा थी। अच्छा, हुआ क्या, जैसे ही साल का एंड हुआ तो ऑनर ने बताया कि भाई मुझे अपने प्रॉफिट का हिस्सा दो। तो उसने जब फाइनेंशियल दी तो पता चला उस फाइनेंशियल में 35 लाख की जो इन्वेस्टमेंट थी वो तो डूबी डूबी। साथ में उसने टोटल बताया 36 लाख का लॉस हो गया। अब ये बात सुन के मिस्टर वसीम जो थे परेशान हो गए। मिस्टर वसीम बड़े परेशान बैठे हुए थे कि मिस्टर शाहिर ने एंट्री मारी। मिस्टर शाहिर ने जैसी एंट्री मारी तो मिस्टर वसीम ने अपने सारे दुख मिस्टर शाहिर को बताए। मिस्टर शाहिर ने बताया कि टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, इसी काम के लिए तो हम ऑडिट करते हैं। इसी काम के लिए तो ऑडिट होता है। तो फौरन मिस्टर वसीम ने पूछा कि ऑडिट क्या होता है? तो उसमें मिस्टर शाहिर ने बताया, ऑडिट इज एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी बाय ऑडिटर। ऑडिटर इज एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी बाय द ऑडिटर। ठीक है, इसमें मकसद बताया कि वो आपको एक ओपिनियन देगा। किस चीज का ओपिनियन देगा? वेदर एफएस आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। उसी पर फौरन जवाब पूछा मिस्टर वसीम ने कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? तो उस पर जवाब दिया कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक क्राइटेरिया होता है जिसके अगेंस्ट आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। ये अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस होता है, एक्सेप्टेबल इन व्यू ऑफ नेचर ऑफ एंटिटी, या फिर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएस, या फिर लॉ और रेगुलेशन आपको रिक्वायर्ड कर दे कि आपने ये पर्टिकुलर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो करना है। हमारे केस में पाकिस्तान में कौन सा फॉलो होता है? आईएफआरएस को फॉलो करते हैं। यहां तक क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ। फिर इसके बाद ये भी बात बताई मिस्टर शाहिर ने कि एक्सटर्नल ऑडिट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट में आपका जो ऑडिटर होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, उसका कोई बिजनेस रिलेशनशिप, कोई भी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा जिसकी वजह से उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो, उसका ओपिनियन कॉम्प्रोमाइज हो। तो वो जो एक्सटर्नल ऑडिटर होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, और इसके अलावा वो ओपिनियन देगा, बताएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ठीक है, ये बात बताएगा। और पूरा ऑडिट जो कंडक्ट होगा वो एक मटीरियलिटी की बेस पे वो कंडक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, फिर दूसरी बात बताई
कि आपकी आपके ऊपर तो वैसे भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी और 35 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, मतलब पेड अप कैपिटल था, तो इसका मतलब ये आपके ऊपर तो स्टैच्यूरी रिक्वायरमेंट है, स्टैच्यूरी चीज की रिक्वायरमेंट थी आपके ऊपर, तो आपने तो कराना लाजमी है। तो बोले स्टैच्यूरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो स्टैच्यूरी रिक्वायरमेंट उन्होंने बताया तमाम पब्लिक कंपनीज को ऑडिट करवाना लाजमी है, और वो प्राइवेट कंपनी जिनका 1 मिलियन से पेड अप कैपिटल ज्यादा होगा, उनको ऑडिट करवाना लाजमी है। यहां तक बच्चों बातें समझ में आ गई? रिवाइज हो गया यहाँ तक? अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ, हम लोग ऑडिटर के पास गए, मिस तैयबा एंड को के ऑडिटर के पास गए। ठीक है, वहाँ ऑडिटर के पास जैसे ही गए, उनको बोला कि भाई ऑडिट करना है, तो उन्होंने पहले कुछ बातें बताई। उन्होंने बोला कि भाई पहले समझ लो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, और आपकी मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई कि भाई देखो, जो जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तमाम फ्रॉड से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? तमाम फ्रॉड से बचाने की जिम्मेदारी आपकी मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की है। फ्रॉड के अगेंस्ट बचाने के लिए कोई ना कोई कंट्रोल्स प्लेस करने पड़ेंगे, तो वो कंट्रोल्स प्लेस करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? मैनेजमेंट की है। ठीक है, एफएस बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। और एफएस बनाए हैं तो उसके अगेंस्ट हम लोग जो भी चेकिंग करेंगे, जो भी ऑडिट कंडक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी वो भी आपकी मैनेजमेंट की है। और जो जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम लोग मांगेंगे, वो तमाम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपकी मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड करेगी। यहां तक बच्चों बातें क्लियर हैं? फिर एक और चीज क्लियर करी कि देखो, हम लोग जो ऑडिट कंडक्ट करते हैं उसमें गारंटी नहीं देंगे, 100% एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं देंगे, एक रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस देंगे। उस पर मिस्टर वसीम ने क्वेश्चन पूछा, बोला क्यों आप लोग एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं देते? तो उस पर कुछ बातें आई, उस पर कुछ बातें बताई मिस तैयबा एंड कौन है कि ऑडिटर जो है कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो। ऑडिट रिस्क जीरो नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं देते। उसकी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस हमारा परसुएसिव होता है रादर देन कंक्लूसिव, जो मैंने फेयर वैल्यू वाली एग्जांपल आप लोगों को दी थी। सम मिस स्टेटमेंट में गो अनडिटेक्टेड बिकॉज वी डू ऑडिट ऑन अ सैंपल बेसिस, वी डोंट डू ऑडिट 100%। ठीक है, तो ये बात उन्होंने बताई। तो फौरन मिस्टर वसीम ने पूछा कि भाई सैंपल बेसिस पे क्यों करते हो, 100% पे कर लो। बोला 100% पे करने के लिए पहले तो हमें टाइम बहुत ज्यादा चाहिए होगा। चलो टाइम को किसी ना किसी तरीके से मैनेज करके बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगा दें, तो वो रिसोर्सेज की कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और इतनी ज्यादा कॉस्ट आप अफोर्ड नहीं कर सकोगे। तो ये जिसकी वजह होती है, हम सैंपल बेसिस पे ऑडिट कर रहे होते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि जो आपकी मैनेजमेंट है, वो जानबूझ के सब ऐसी प्लानिंग करे, तमाम फेक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करे, ऐसी प्रॉपर प्लानिंग करे जिसकी वजह से हम वो फ्रॉड को डिटेक्ट ही ना कर सकें। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि मैनेजमेंट जानबूझ के इनकम्प्लीट और कंसील्ड इंफॉर्मेशन करे। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नेचर ही ऐसी है जिधर आपकी मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व होती है। जैसे जजमेंट कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होती है, कोई मुझे बताएगा? जजमेंट कहाँ का इन्वॉल्व होती है? फेयर वैल्यू में आपकी जजमेंट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बैड डेट की रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आप प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहे हो, तो प्रोविजन में वंस अगेन आपकी जजमेंट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसके अलावा कोई केस आपके ऊपर चल रहा है, उसके ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी, कितनी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, उसमें भी जजमेंट आपकी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एफएस की नेचर ही ऐसी है, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड ऐसे हैं जिसमें आपको मैनेजमेंट की जजमेंट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, गोइंग कंसर्न कि वेदर गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट और नॉट, इधर भी आपको जजमेंट की रिक्वायर्ड होती है कि 12 महीने से ज्यादा कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, जजमेंट। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं सबको? तो वो बात जवाब दिया। फिर इसके बाद जो मिस तैयबा एंड को थी, उन्होंने एक और चीज बताई कि देखो, हम लोग अपना जो ऑडिट करते हैं वो एज पर आइजर 200 करते हैं। आइजर 200 की जो है 5 रिक्वायरमेंट है। 5 रिक्वायरमेंट के तमाम ऑडिट हम लोग जो कंडक्ट करेंगे, वो एज पर आइजा कंडक्ट करेंगे, और हम लोग एथिकल रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करेंगे। फौरन जवाब पूछा मिस्टर वसीम ने कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है?
प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बताया कि भाई क्वेश्चनिंग माइंड करना, जागते रहना है हमें, जैसे चौकीदार एक गली का जागते रहता है कि उस गली में कभी चोरी हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन वो हमेशा अपने पास, अगर उसके पास पिस्टल होती है तो वो पिस्टल हमेशा अपने पास एक्टिव रखता है, हमेशा अपने सामने रखता है, और वो हमेशा अपनी आंखें खुली रखता है। तो इसी तरीके से ऑडिटर भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करता है, क्वेश्चनिंग माइंड रखता है, हमेशा अलर्ट रहता है, ठीक है। और जो भी कहीं भी उसको ऐसे फैक्टर्स दिखते हैं कि इधर कोई रिस्क है तो फौरन वहां एक्टिव हो जाता है। ये नहीं कहता कि यार जाने दो, कोई मसला नहीं है, ये तो छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है कि पिछले 10 साल से आप एक कंपनी का ऑडिट करते हो, कभी भी कंपनी हमेशा ऑनेस्ट थी, कभी भी कोई फ्रॉड नहीं मिला, उसकी बेस पे आपने बोला कि यार फ्रॉड इधर इधर कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर है ही नहीं, तो फ्रॉड रिस्क असेसमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो आप उस पर फौरन क्या बोलोगे, इधर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मसला है कि इधर आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई नहीं करा, आपने बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस आपने बोला इधर कोई फ्रॉड नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एज पर आइजा आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना लाजमी है, ठीक है। इसके अलावा आइजा कहता है आपको प्रोफेशनल जजमेंट आपने अप्लाई करनी है तमाम एरियाज पर। वो नॉर्मली कौन से एरियाज होते हैं, मटीरियलिटी कैलकुलेट करने में प्रोफेशनल जजमेंट आपकी अप्लाई होती है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस में आपकी प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई होती है, मैनेजमेंट जजमेंट को एवेल्युएट करने के लिए आपकी प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई हो रही होती है। यहां तक बच्चों क्लियर है? जल्दी जल्दी मुझे बताओ। ये हमने पूरा का पूरा अपना कवर कर लिया चैप्टर 1। फिर हम लोग गए थे चैप्टर 2 में। सारी बातें जब एक दूसरे को हमने बता दी तो फिर इसके बाद फौरन जो मिस्टर तैयबा मिस तैयबा एंड को थी, उन्होंने बोला कि ठीक है, अब सारी चीजें हमारे दरमियान में अग्री हो गई हैं, अब मैं प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करूंगी, पहले देख तो लूं कि मेरे पास कॉम्पिटेंसी है आपके मोबाइल फोन की जो इंडस्ट्री है, क्या मेरे पास वो नॉलेज है, मैं वो कर भी सकती हूँ नहीं कर सकती, क्या मेरे पास अपडेटेड आईएफआरएस नॉलेज है, क्या मेरे पास इंडस्ट्री रिलेटेड नॉलेज है कि मैं आपका ऑडिट एक्सेप्ट करूं। अगर मेरे पास इंडस्ट्री रिलेटेड नॉलेज नहीं है या मेरे पास आईएफआरएस की नॉलेज नहीं है तो मैं आपका ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो क्या मेरे पास कॉम्पिटेंस है? कॉम्पिटेंस चेक करने के लिए आपको क्लाइंट के बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, ऑपरेशन समझने पड़ेंगे, इंगेजमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, स्कोप ऑफ वर्क क्या है, वो सारी चीजें आपने समझनी पड़ेंगी, ठीक है। कॉम्पिटेंसी है नहीं है, कैपेसिटी है नहीं है, क्या मेरे पास टाइम है, क्या पता ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स चल रहे हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं है आपका ऑडिट करने के लिए, तो कैपेसिटी का इशू आ जाएगा। तो मैं वो भी चेक करूंगी कैपेसिटी है या नहीं है। क्या मेरे पास इनफ रिसोर्सेज है? ऐसा तो नहीं कि मेरे पास सारे के सारे जूनियर्स लोग हैं, सीनियर्स लोग अभी मौजूद ही नहीं है, सारे सीनियर्स लोग छोड़कर चले गए, रिजाइन कर गए, बाहर चले गए, तो वो अगर सीनियर रिसोर्सेज का मसला है तो वो भी मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगी। यहाँ तक क्लियर है? फिर इसके अलावा ये भी मैं चेक करूंगी पहले ऑडिट इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले, क्या एथिकल रिक्वायरमेंट क्या मैं मीट करती हूँ। ऐसा तो नहीं कोई मेरा बिजनेस रिलेशनशिप आपके डायरेक्टर के साथ निकले, या फिर मेरी कोई इन्वेस्टमेंट हो आपके बिजनेस में, या आपके बिजनेस के रिलेटेड एंटिटी में कोई इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, तो वो भी देखना पड़ेगा। फिर मैं ये भी देखूंगी कि आपकी जो क्लाइंट की इंटेग्रिटी है क्या वो सही है नहीं है। ऐसा तो नहीं आपकी मैनेजमेंट ऑलरेडी आप उसके पास जो पुराना एक्सपीरियंस है, उसके बारे में जो न्यूज़पेपर में आया, उसके बारे में जो सोशल मीडिया पर आया कि ऑलरेडी वो फ्रॉड है, ऑलरेडी उसने पिछली कंपनी में फ्रॉड करा है, तो मतलब इस कंपनी में भी फ्रॉड करा होगा, ठीक है। तो अगर तो क्लाइंट की इंटेग्रिटी पे डाउट होगा, अगर मुझे लगेगा शेयर होल्डर भी सही नहीं है, तो उस केस में भी ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर इससे पहले कोई प्रीवियस ऑडिट्स मैंने खुद ने करा है या किसी और ऑडिटर ने करा है तो उससे भी मैं पूछ रहा हूँ। फिर इसके बाद जाके मैं आपके साथ एंगेजमेंट टर्म जो जो मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बताई थी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई थी, वो सारी चीजें एंगेजमेंट टर्म्स में हम लिखत पढ़त कर लेंगे, एक लेटर बना के उसमें लिखत पढ़त कर लेंगे। यहां तक बच्चों क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक चीजें क्लियर है? क्लाइंट की इंटेग्रिटी देखने के लिए आप क्या क्या देखोगे? न्यूज़पेपर, इंटरनेट, अदर सोर्सेज, ये सारी चीजें आप देख रहे होगे। यहां तक बच्चों क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ, पुरानी चीजें रिवाइज हो रही हैं? जल्दी से मुझे कंफर्म करो, जल्दी जल्दी। यस और नो, सबके रिप्लाई चाहिए, सुन नहीं बैठना, सबने पार्टिसिपेट करना है, जल्दी जल्दी। किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, सारे के सारे सुन बैठ गए हैं। शायद जुम्मे की वजह से सारे सुस्त हो रहे हैं, बिरयानी ज्यादा खा ली है आप लोगों ने लग रहा है। ऐसा तो नहीं है बिरयानी खा ली है ज्यादा? अच्छा जी, प्री कंडीशंस। फिर एक और बात उन्होंने बोला कि भाई देखो, मैं ऑडिट स्टार्ट करने हम लोग जा रहे हैं, तो पहले प्री कंडीशंस आप समझ लो कि भाई जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है आपका आईएफआरएस होना चाहिए। अगर आपने कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करा है तो मैं ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगी। फिर इसके बाद हमें
इस चीज का मैनेजमेंट लिख कर दे, इस चीज को एक्नॉलेज करे कि भाई एफएस वो बना के देगी, इंटरनल कंट्रोल्स मेंटेन करना उसकी जिम्मेदारी है, और ऑडिट कंडक्ट करने के लिए तमाम इंफॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड करेगी। वरना मैं ऑडिट कंडक्ट नहीं करूंगी जब तक कि वो तीन चीजों के ऊपर एक्नॉलेज नहीं करता। जब तक कि एक्नॉलेज मैनेजमेंट आपकी नहीं करेगी तो मैं ऑडिट स्टार्ट नहीं करूंगी। ये प्री कंडीशन आपको करना लाजमी है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है कि लेट्स से एक क्लाइंट आपके पास आया, आपने फॉरेन क्लाइंट को एक्सेप्ट करा और प्लानिंग स्टार्ट कर दी। तो आपने फॉरेन प्लानिंग स्टार्ट नहीं करनी, आपने क्या बताना है, जो मैंने व्हाट्सएप पर भी आप लोगों से पूछा था, प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज पहले परफॉर्म करोगे। पहले देखोगे कि क्लाइंट की इंटेग्रिटी पे कोई मसला तो नहीं है, क्या आपके पास कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज हैं, क्या आपने एथिकल रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो। फिर इसके बाद तमाम प्रीवियस ऑडिट से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज हैं तो वो भी आप देखोगे। फिर इसके बाद इंगेजमेंट लेटर आप बनाओगे, देन उसके बाद ऑडिट स्टार्ट करोगे, फिर प्लानिंग करोगे आइजा 300 के हिसाब से। डायरेक्ट प्लानिंग नहीं कर सकते। यहां तक बातें क्लियर है। जब आइजा 210 के हिसाब से एंगेजमेंट टर्म्स बनाने बैठोगे तो पहले प्री कंडीशन उसको बताओगे। प्री कंडीशंस में पहले तो आप देखोगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है। फिर आप बोलोगे, एक्नॉलेजमेंट लोगे मैनेजमेंट से कि ये तमाम तीन इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे। फिर इसके बाद जाके आप इंगेजमेंट लेटर बनाने जाओगे। यहां तक बच्चों क्लियर है। ये पूरी बातें क्या है, क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। मतलब क्लाइंट एक्सेप्टेंस करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें करनी है, पहले प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज करनी है और प्री कंडीशंस ऑफ द ऑडिट ये मीट करनी है। देन उसके बाद जाके टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट मैं करूंगा। यहां तक बच्चों क्लियर है, जल्दी जल्दी मुझे बताओ यहां तक चीजें क्लियर है। अच्छा, टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट में जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है बड़ी सिंपल है। देखें, कोई भी किसी के साथ भी हम एग्रीमेंट करते हैं तो पहले हम प्री कंडीशन एंड एंगेजमेंट टर्म दोनों आइजर 210 कवर करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, प्री कंडीशंस जो है वो आइजर 210 कवर करता है और एंगेजमेंट के भी आइजर 210 कवर करता है। यहां तक बच्चों क्लियर है, यहां तक बच्चों क्लियर है, जल्दी से मुझे बताओ। आइजा 210 पहले ही क्लियर करा, अगर प्री कंडीशंस आपकी नहीं है, अगर प्री कंडीशंस मौजूद नहीं है तो आप पहले ही क्या करोगे, डू नॉट एक्सेप्ट इंगेजमेंट, मतलब इंगेजमेंट लेटर बनाओगे ही नहीं। इंगेजमेंट लेटर बनाने से पहले आपने क्या करना है, प्री कंडीशंस चेक करनी है, प्री कंडीशंस प्रेजेंट हैं या नहीं है। अगर तो नहीं है तो आप इस तरफ जाओगे ही नहीं, ये वाली तरफ जाओगे ही नहीं। यहां तक क्लियर है, यहां तक बच्चों क्लियर है। और उससे भी पहले क्या करना है आपने, उससे भी पहले आपने क्या करना है, उससे भी पहले आपने प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। क्या मेरे पास कॉम्पिटेंसी, अगर तो मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है या मेरे पास कॉम्पिटेंस नहीं है, पहले ही मना कर दूंगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मुझे आगे फर्दर देखने की जरूरत ही नहीं है, एक्नॉलेजमेंट लेने की जरूरत ही नहीं है, मुझे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी देखने की जरूरत नहीं है, अगर मेरे पास कॉम्पिटेंसी नहीं है, अगर मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है, अगर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। यहां तक बच्चों क्लियर है, जल्दी से मुझे बताओ। यहां तक बच्चों क्लियर है, जब भी मैंने पूरी सीक्वेंसिंग में बनाया, पूरा ऑडिट सीक्वेंसिंग में इंशाल्लाह लेकर चलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इंगेजमेंट लेटर जब बनाने लगे तो इंगेजमेंट लेटर में मोटी मोटी बातें जो कि मैंडेटरी हैं, क्या भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम क्या काम करोगे और मेरा क्या काम होगा, ठीक है। जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें बता देना भाई तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं ये चीजें, मैं अपना ओपिनियन दूंगा, मैं इस तरीके से रीजनेबल एश्योरेंस दूंगा, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर करूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या होगा, और इसके अलावा फॉर्म एंड कंटेंट जो रिपोर्ट में दूंगा, अपनी अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो फुलफिल करूंगा, उसमें जो रिपोर्ट आखिरी में आपको प्रोवाइड करूंगा वो रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट किस तरीके का होगा। पहले ओपिनियन पैरा दूंगा, फिर इसके बाद मैं ये वाला पैरा दूंगा, गोइंग कंसर्न का पैरा अगर होगा तो गोइंग कंसर्न का पैरा दूंगा, अदर इंफॉर्मेशन दूंगा। तो वो तमाम रिपोर्ट का कंटेंट मैं आपको पहले से शेयर कर दूंगा, ये मेरा फॉर्मेट होगा, ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसके अगेंस्ट मैं ऑडिट कंडक्ट करूंगा, जो क्राइटेरिया होगा वो भी मैं मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेरी फीस आ जाती है। इसके अलावा अगर इंटरनल ऑडिट का यूज, अगर इंटरनल ऑडिट को मैं यूज करूंगा तो वो आ सकता है, एक्सपर्ट को यूज करूंगा तो वो इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीजें, सब्सिक्वेंट इवेंट से रिलेटेड बातें आ सकती हैं, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड बातें आ सकती हैं, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मैंडेटरी नहीं है। इसके अंदर आपने 4 5 6 7 भी देख लिया, पेपर के अंदर वो बोल देगा भाई एनी 6 लिख दो, एनी 7 लिख दो, एनी 8 लिख दो, पास्ट पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। यहां तक बच्चों क्लियर है। इसमें से आपने सिर्फ मोटी मोटी बात अपने दिमाग में रख लेनी है, और आपने ये 4 5 भी अगर आपने देखी भी है तो आप आराम से लिख दोगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चों, जल्दी से मुझे बताओ यहां तक क्लियर है, जल्दी से मुझे बताओ यहां तक बच्चों क्लियर है।
कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? आगे चलें। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1 साल का ऑडिट मैंने कंडक्ट कर लिया। दूसरे साल फिर मुझे मिस्टर वसीम ने याद करा। मिस्टर वसीम ने बोला कि भाई पहले साल तो तुमने बहुत ऑडिट करा था और बहुत अच्छी रिपोर्ट वगैरह सारी चीजें मुझे समझ में आ गई थी। अब दोबारा ऑडिट भी तुम लोग ही कंडक्ट करो, मतलब रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग ऑडिट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? रिकरिंग ऑडिट में मिस्टर वसीम जो थे, तुम्हारा दोबारा हमारे पास आए, बोला भाई रिकरिंग ऑडिट आप करो हमारा। ठीक है, फिर रिकरिंग ऑडिट करते हुए पता चला कि भाई मैनेजमेंट तो चेंज हो गई। जो मिस तैयबा थी, मिस तैयबा को निकाल के कोई दूसरा मिस्टर कौशिक को हायर कर लिया। ठीक है, तो अब जब मैनेजमेंट चेंज हो गई तो आपने बोला यार मैनेज ये अब चेंज हो गया है, अब इससे दोबारा मुझे चीजें समझानी पड़ेंगी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्योंकि अब मिस्टर कौशिक आ गए। तो मिस्टर उनको तो मैंने मिस तैयबा को तो समझाया था कि भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो अब दोबारा मुझे मिस्टर कौशिक को समझाना पड़ेगा कि भाई देखो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना रिवीजन करूंगा, मैं इंगेजमेंट लेटर दोबारा सेंड करूंगा, दोबारा सर्कुलेट करूंगा। ठीक है, तो दोबारा उसको रिमाइंडर कराऊंगा कि भाई ये हमारी एग्जिस्टिंग टर्म्स हैं, और अगर कुछ फर्दर मुझे चेंजेस की जरूरत होगी तो वो मैं बता रहा हूँ। अगर कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंज आया, कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में चेंज आया, तो वो चीज़ मैं मेंशन करूंगा। इसके अलावा अगर कोई सीनियर मैनेजमेंट में, जैसे मैंने बताया मिस्टर कौशिक आ गए, तो उस केस में भी मैं अपने दोबारा से उसको एग्जिस्टिंग टर्म समझा रहा हूँ। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? हो सकता है कि मिस्टर कौशिक भी बोले कि भाई इंगेजमेंट टर्म में कुछ चेंजेस कर दो, कुछ फर्दर चेंज कर दो, ऑडिट के साथ साथ कोई और दूसरा इंगेजमेंट भी कर लो। ठीक है, तो जो भी ऐसी चीज होगी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो वो मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगर कोई ऐसी कोई डिमांड होगी तो उसके लिए मैं मना कर दूंगा। जैसे उन्होंने बोला कि भाई ये वाले ऑडिट के साथ है ना दूसरा काम भी कर लो उसी फीस के अंदर, तो वो चीज़ मैं मना कर दूंगा। ठीक है, अगर वो कहते हैं कोई रीजनेबल उनकी डिमांड होगी तो वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ तक बच्चों क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? जल्दी जल्दी सबने जवाब देना है, सबने पार्टिसिपेट करना है। यहाँ तक सब बच्चों क्लियर हो गया? अच्छा जी, फिर इसके बाद आते हैं प्लानिंग आइजा 300। अब हमने हमने क्या करा, हमने अपना समझ लिया कि ऑडिट क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने समझा कि जो हमारी प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज थी, क्लाइंट को एक्सेप्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है वो हमने समझा। फिर हमने एक एक लेटर बनाया, इंगेजमेंट लेटर, जिसमें टर्म्स डिसाइड करी कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। सारी चीज़ें अग्रीड होने के बाद अब मैं क्या हुआ, क्लाइंट के हेड ऑफिस पर पहुंचा, और क्लाइंट के हेड ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने क्या करा, मैंने बोला कि ठीक है अब मैं काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, काम कहाँ से स्टार्ट करा, जो भी काम जब भी मैं स्टार्ट करूंगा तो पहले उसकी प्लानिंग करूंगा कि मुझे क्या क्या काम परफॉर्म करने हैं। तो वो प्लानिंग करने के लिए मैंने कुछ बातें करी थी। ये प्लानिंग से आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं, प्लानिंग से क्या बेनिफिट होते हैं? जब भी आप अपनी पढ़ाई के लिए भी प्लानिंग करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं? इंपॉर्टेंट एरियाज आपको आइडेंटिफाई हो जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होती है वो आप पहले करते हो, जो इंपॉर्टेंट नहीं होती वो आप छोड़ देते हो। ठीक है, ऐसा ही है। इसके अलावा आपको पता होता है ये मेरे वीक एरियाज हैं, ये वाले एरियाज मेरे प्रॉब्लमेटिक हैं। ठीक है, ये वाले एरियाज मेरे प्रॉब्लमेटिक हैं। तो पहले से उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो और उसको रिजॉल्व कर लेते हो आप, तो वो प्रॉब्लमेटिक एरियाज आपके रिजॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं दूसरी एग्जांपल दूं, जैसे आप बारबेक्यू पार्टी में जाते हो तो उसमें आप डिसाइड करते हो कि मेरे साथ कौन कौन से लोग चलेंगे, या पिकनिक पर जा रहे हो तो आप डिसाइड करते हो कि यार ये मेरे दोस्त चलेंगे। तो आप सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स करते हो, सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स करते हो। ठीक है, फिर इसके अलावा किन बंदों को क्या काम देना है, किन बंदों को कितना सुपरवाइज करना है, किन बंदों को क्या डायरेक्शन देनी है। सेम चीज बारबेक्यू पार्टी में भी क्या करते हो, जब आपने दोस्तों सेलेक्ट कर लिए तो आप बोलोगे ये बंदा कोल्ड ड्रिंक लेकर आएगा, ये बंदा बोटियां सेकेगा, ये बंदा लेट से प्ले स्टेशन लेके आएगा, ये बंदा बैट बॉल लेके आएगा। तो आप क्या करते हो, आप डिसाइड करते हो डायरेक्शन एंड सुपरविजन। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हैं? यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हैं? इसके अलावा अगर आपने किसी से बाहर को, किसी बाहर के पकवान को, आवाज आ रही है सबको? क्लियर करो, आवाज आ रही है सबको? जल्दी से मुझे क्लियर करो, आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी, एक और चीज, अगर आपने किसी फार्म हाउस जा रहे हो तो फार्म हाउस पर अक्सर कोई बाहर से आप पकवान वाला बुला लेते हो कि भाई बिरयानी बिरयानी बना तो नहीं सकते हम लोग, बारबेक्यू कर सकते हैं, बिरयानी बनाने के लिए ये कोई बाहर से एक्सपर्ट आप बुलाते हो। तो कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन विथ एक्सपर्ट्स, कोऑर्डिनेशन विथ एक्सपर्ट्स, या फिर कंपोनेंट ऑडिटर, वो आइजर 600 का पार्ट है। ये मैं सिर्फ वैसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ, मतलब अगर कोई सब्सिडरी है तो सब्सिडरी का ऑडिट कोई और आपकी ऑडिटर्स कर रहे होंगे तो उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन करना आपके लिए आसान हो जाता है, प्लानिंग करते हो तो यही बातें इधर भी लिखी हुई है। यहाँ तक दिख रहा है सबको? अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज, रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम, आपका पूरा का पूरा ऑडिट जो है ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ टीम मेंबर्स, कोऑर्डिनेशन विद कंपोनेंट ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट, यही सारी बातें पढ़ी थी। एग्जाम्पल के थ्रू याद हो जाएगा ये बेनिफिट्स। ये अक्सर आए के पूछ लेता है, स्ट्रेट मार्क्स होते हैं, पांच पांच छह मार्क्स आपके स्ट्रेट प्लेट में आते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, ये चीज हजम हो गई? जल्दी से मुझे बताओ। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि प्लानिंग एक्टिविटी के दो पार्ट होते हैं। प्लानिंग एक्टिविटी के दो पार्ट क्या होते हैं? एक ऑडिट स्ट्रेटजी होता है, एक ऑडिट स्ट्रेटजी होता है और एक ऑडिट प्लान होता है। ठीक है, ऑडिट स्ट्रेटजी क्या होती है? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। स्कोप में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? स्कोप में आप लोगों को एग्जांपल दी थी, जैसे आप लोग प्रिपरेशन करने बैठते हो तो स्कोप आपका क्या है? सिलेबस, कि मैं किन किन एरियाज मेरे सिलेबस में है, मेरे सिलेबस का पार्ट क्या है। आप पहले डिसाइड कर ले तो क्या चीज मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है वो तो मुझे देखनी नहीं है। मतलब कि आइजर 600 मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है वो तो मुझे नहीं देखना। ठीक है, मेरे सिलेबस का पार्ट मटीरियलिटी है, मेरे सिलेबस का पार्ट रिस्क असेसमेंट है, तो वो सारे एरियाज मुझे देखते हैं। आप अपना सिलेबस डिसाइड करते हो, आपके पास इतने सारे नोट्स अवेलेबल होते हैं, फलाने टीचर के नोट्स, इस टीचर के नोट, तो आप डिसाइड उसी वक्त करते हो कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर सर के नोट्स फॉलो करने हैं, मुझे ये इतने सारे नोट्स पता नहीं इतने सारे पढ़े हुए ये सारे फॉलो नहीं करते हैं, मुझे एक पर्टिकुलर नोट फॉलो करना है और उसके अगेंस्ट में मुझे ये तैयारी करनी है। पहला चैप्टर ये करूंगा, फिर दूसरा चैप्टर ये करूंगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है? सिलेबस डिसाइड करना है। इसी तरीके से ऑडिट में भी आप अपना सिलेबस कैसे डिसाइड करते हो कि यार मेरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? मेरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, इधर मेरा आईएफआरएस है। तो आईएफआरएस है तो मुझे यूएस गैप देखने की जरूरत ही नहीं है। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, आईएफआरएस भी है तो आईएफआरएस में कौन कौन से स्टैंडर्ड मेरे एप्लीकेबल हैं और कौन से नहीं है, मतलब मुझे फालतू स्टैंडर्ड देखने की जरूरत ही नहीं है। इधर अगर लीजेस वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई लीजेस नहीं है तो मतलब आईएफआरएस 16 तो मुझे देखने की जरूरत ही नहीं होगी। यहां तक बच्चों समझ में आ रहा है? या आईएफआरएस 16 देखने की मुझे जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इस टाइप की चीजें नहीं है, तो मुझे आईएफआरएस 9 में भी इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होगी। यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है, अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है तो मुझे मुझे जो इम्पेयरमेंट वाला मेरा स्टैंडर्ड है, मेरा इम्पेयरमेंट वाला स्टैंडर्ड है, तो मुझे वहां भी जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई इंटेंजिबल एसेट नहीं है तो मुझे IAS 38 को भी देखने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? जल्दी से मुझे बताओ। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही तो मैं स्कोप अपना डिसाइड करूंगा, मेरे स्कोप में कौन कौन से स्टैंडर्ड आते हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड नहीं आते। फिर इसके अलावा देखूंगा कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तो है नहीं है। अगर मैं बैंकिंग का ऑडिट कर रहा हूँ, अगर मैं बैंकिंग का ऑडिट कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर बैंकिंग रेगुलेशंस अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं पाकिस्तान में ऑडिट कर रहा हूं तो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट अप्लाई हो जाएगी। अगर इंश्योरेंस का ऑडिट कर रहा हूं तो इंश्योरेंस के रेगुलेशंस अप्लाई हो जाएंगे। लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहा हूं तो COCG अप्लाई हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? तो जो जो सिलेबस, जो जो रेगुलेशंस अप्लाई होंगी कंपनी के ऊपर, वो मैं पहले डिसाइड कर लूंगा कि भाई ये इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट अप्लाई हो रही है, ये लॉज की रिक्वायरमेंट अप्लाई हो रही है, वो सारी चीजें। अगर कोई ऐसी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंपनी करती है तो देखूंगा कोई इन्वायरमेंटल रिलेटेड तो कोई रेगुलेशन अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, तो वो भी मैं देख लूंगा। अगर अगर कंपनी के पास आउटसाइडर्स का डेटा होता है, मतलब कोई जैसे नेटफ्लिक्स है, ठीक है, नेटफ्लिक्स क्या करती है? पैसे प्रोसेस करने के लिए आपकी कार्ड की डिटेल्स लेती है। मतलब अगर वो इंफॉर्मेशन, कस्टमर इंफॉर्मेशन आपके पास है, मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड आपके लॉज भी होते हैं। अगर वो आपका डेटा लीक हो जाता है तो उसके ऊपर आपकी लॉज एक्टिव हो जाते हैं और लॉज आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज लगा सकते हैं, आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? तो मैं क्या देखूंगा? इंडस्ट्री रेगुलेशंस देखूंगा, ठीक है, लॉज की रिक्वायरमेंट देखूंगा। इसके अलावा और क्या देखूंगा? अपने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क देखूंगा। क्या इंटरनल ऑडिट इस कंपनी के अंदर है या नहीं? अगर इंटरनल ऑडिट है तो इंटरनल ऑडिट का यूज करना होगा मुझे। ठीक है, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी?
तो वो भी देखना है। एक्सपर्ट भी मेरे सिलेबस का पार्ट है ना। बातें समझ में आ रही हैं। इधर लोकेशंस कितनी है कंपनी की लोकेशन एक हैदराबाद में, कराची में है, और एक लाहौर में। तो मुझे तीन तीन जगह इन्वेंट्री काउंट करने जाना पड़ेगा। बातें समझ में आ रही है, तो लोकेशंस भी देखूंगा। ठीक है, तो ऑडिट स्ट्रेटेजी समझ में आ गया सबको? जल्दी से मुझे बताओ, अगर इधर आईटी की इन्वॉल्वमेंट है तो आईटी ऑडिट करवाना पड़ेगा। जल्दी से मुझे बताओ, चीजें याद भी हो रही हैं साथ साथ? रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इंडस्ट्री रेगुलेशन, कंपोनेंट लोकेशन, एक्सपर्ट, इंटरनल ऑडिट, आईटी, स्टैंड अलोन एफएस फॉर कंसोलिडेशन पर्पस, रिपोर्टिंग, करेंसी। सबको चीजें याद हो गई? जल्दी से मुझे बताओ, याद हो रही हैं चीजें? जल्दी जल्दी रिप्लाई चाहिए, सबका रिप्लाई चाहिए। फिर इसके बाद टाइमिंग। टाइमिंग आपने सिलेबस डिसाइड कर लिया, अब आप जैसे सिलेबस अपना डिसाइड करने के बाद आप टाइमिंग डिसाइड करते हो कि भाई मुझे अब टाइमिंग मेरी क्या होगी। ठीक है, मतलब कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कब करूंगा। ठीक है, तो वो टाइमिंग भी आपने डिसाइड करनी है कि मैं स्टार्ट कब करूंगा, कौन सा चैप्टर किस वीक तक कंप्लीट कर लूंगा, कितने चैप्टर कंप्लीट करूंगा। मेरी जब जब मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा तो कब तक मैं कंप्लीट करूंगा, रिवीजन कब करूंगा। तो वो सारी टाइमिंग डिसाइड करने के लिए आप इधर भी टाइमिंग डिसाइड करते हो कि ऑडिट स्टार्ट कब होगा। ठीक है, ऑडिट एंड कब होगा। और इस दरमियान में जो जो मीटिंग्स में रखूंगा, जाहिर है मुझे पार्टनर को रिव्यू करवाना पड़ेगा, मुझे अपने सीनियर को रिव्यू करवाना पड़ेगा। तो रिव्यू की टाइमिंग्स क्या होंगी। इसके अलावा जो क्लाइंट है, क्लाइंट के साथ मैं कब कब मीटिंग्स करूंगा, एक्सपर्ट के साथ कब कब मीटिंग करूंगा। तो वो सारी चीजें इधर मैं डिसाइड करूंगा। एंटिटी का टाइम टेबल क्या है, एंटिटी मुझे एफएस कब प्रोवाइड करेगी। ठीक है, एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, एंटिटी मुझे एफएस कब प्रोवाइड करेगी। ठीक है, मीटिंग विद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के साथ कब मीटिंग करूंगा, अपने टीम मेंबर के साथ कब मीटिंग करूंगा, मतलब पार्टनर के साथ, मैनेजर के साथ, सीनियर मैनेजर के साथ। ये क्योंकि जाहिर है जब जब मैं जैसे जैसे काम करूंगा तो उनको बताऊंगा, अपडेट दूंगा काम की। ठीक है, थर्ड पार्टीज, एक्सपर्ट के साथ, लॉयर्स के साथ। ठीक है, थर्ड पार्टीज में ये सारे लोग आ जाएंगे, एक्सपर्ट, लॉयर्स। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ तक बच्चों क्लियर है? टाइमिंग। फिर इसके बाद डायरेक्शन, स्कोप डिस्कस हो गया, टाइमिंग डिस्कस हो गया, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। डायरेक्शन ऑफ ऑडिट में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि यार कौन सी चीज ज्यादा मटीरियल है, कौन सी चीज ज्यादा सिग्निफिकेंट है, उस पर ज्यादा फोकस करूंगा। जैसे आप लोग अपने पेपर की प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोग देखते हैं ना किसकी वेटेज ज्यादा है। जिसकी वेटेज ज्यादा होती है उधर ज्यादा फोकस करते हैं, जो मार्क्स गेनिंग होता है उधर ज्यादा फोकस करते हैं। इधर भी हम लोग यही देखेंगे कि कौन सा एरिया मार्क्स गेनिंग है, मतलब कौन सा एरिया ज्यादा मटीरियल है, तो उधर मैं ज्यादा फोकस करूंगा। जो एरिया जितना मटीरियल होगा वो मेरे लिए हाई रिस्क होगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी देखूंगा कौन से ऐसे रिस्क हैं जो पूरे एफएस लेवल है, मतलब गोइंग कंसर्न रिस्क, फ्रॉड रिस्क, ये सारे एफएस लेवल रिस्क हैं। इंटरनल कंट्रोल्स क्या इधर है या नहीं, अगर इंटरनल कंट्रोल्स हैं तो उसकी मुझे डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, वो मैं आगे आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। अगर कोई रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंज हो गया, इंडस्ट्री रेगुलेशन में कोई चेंज आया, या कोई बिजनेस डेवलपमेंट हो गई, मतलब कोई डिस्पोजल हो गया किसी एक सब्सिडरी का, या कोई ब्रांच सेल कर दी, या कोई ब्रांच खरीद ली, तो फर्दर आपको आपका रिस्क क्या होगा, इनहेंस हो जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा। उससे रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको देखने पड़ेंगे। मैनेजमेंट में अगर कोई चेंज आ गया तो वो भी आपने देखना पड़ेगा। तो वहां आपका रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वहां आपने ज्यादा फोकस करना होगा। यहां तक बच्चों क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ तक बच्चों क्लियर है? फिर इसके बाद आपने प्लानिंग में एक और चीज भी देखनी है, रिसोर्सेस। कि कौन कौन लोग लेकर जाओगे, जूनियर्स कितने लेकर जाओगे, सीनियर्स कितने लेकर जाओगे। जूनियर्स को जूनियर लेवल का काम असाइन करना है, सीनियर्स को सीनियर्स लेवल का काम असाइन करना है। जूनियर्स को आप दोगे एक्सपेंसेस, कैश एंड बैंक। ठीक है, सीनियर्स को आप दोगे रेवेन्यू, IFRS 16 के लीजेस आप दे रहे होगे। ठीक है, तो जितने भी मुश्किल टास्क होंगे वो सारे सीनियर्स को दोगे। और ओवरऑल जितनी ज्यादा रिसोर्सेज होंगी उतनी ज्यादा कॉस्ट लगेगी। तो आप बजट एस्टिमेशन भी कर रहे होगे। यहाँ तक बच्चों जल्दी से मुझे बताओ, सारी चीजें क्लियर हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ तक चीजें क्लियर है? फिर इसके बाद मैंने एक और बात करी थी कि अगर तो इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट है, मतलब आपका, आप क्लाइंट का इससे पहले आपने ऑडिट नहीं करा, आपका अभी इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट है, इससे पहले कोई और फर्म करती थी या इससे पहले कभी कोई ऑडिट करता ही नहीं था, क्लाइंट के ऊपर कभी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी ऑडिट की, तो आपका अभी फर्स्ट टाइम ऑडिट है। तो जाहिर है अगर पिछले साल किसी और फर्म ने ऑडिट करा था तो उसके वर्किंग पेपर्स आप देखोगे, उसमें जो जो इश्यूज आइडेंटिफाई होंगे वो डिस्कस कर
करोगे आप मैनेजमेंट के साथ, और इसके अलावा आपने ऑडिट प्रोसीजर जो जो परफॉर्म करना है ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर, वो आप देखोगे। और इसके अलावा कोई भी प्रोसीजर्स आपकी फर्म आपको बोलती है कि आपने फर्दर इसके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाना है, तो वो भी आप देख रहे होगे। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ। और इसके अलावा एक और बात हमने करी थी कि ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान आपका एक दफा फिक्स नहीं होता। आप थ्रू आउट द पीरियड जो आप ऑडिट करते हो, उसमें जो जो रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं, फ्रॉड आइडेंटिफाई होता है, तो आप अपनी प्लानिंग चेंज करते हो, सैंपल साइज चेंज कर लेते हो, मटीरियलिटी चेंज करते हो, फिक्स कुछ भी नहीं रहता। ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन, जो जो चीजें आपने प्लानिंग करी वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन करोगे। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ तक सबको बातें क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई चाहिए, सबका रिप्लाई चाहिए, सबने पार्टिसिपेट करना है। जल्दी से मुझे बताओ, सबने पार्टिसिपेट करना है। क्लियर है? अच्छा, फिर इसके बाद हमने पढ़ा इंटरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट। इंटरिम ऑडिट हमने पढ़ा था ईयर एंड से पहले जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे वो इंटरिम ऑडिट होता है, और ईयर एंड के बाद जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे वो फाइनल ऑडिट होता है। ईयर एंड से पहले क्या क्या चीजें कर लेते हैं? प्लानिंग कर लेते हैं हम, ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर लेते हैं, मटीरियलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, कंट्रोल टेस्टिंग कर लेंगे, ठीक है, वो सारी चीजें हम ईयर एंड से पहले कर सकते हैं टाइम सेव करने के लिए। फाइनल ऑडिट में क्या क्या करते हैं? इन्वेंट्री काउंट करते हैं, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन करते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। और इस इंटरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट के दरमियान में अगर मैंने लेट से 9 महीने तक के सैंपल टेस्ट कर लिए और 3 महीने के नहीं करे, मैंने बोला कि यार जब जब ईयर एंड हो जाएगा तो फर्दर 3 महीने बाद में करूंगा, तो वो जो गैप है उसका मैं ऑडिट कर रहा हूंगा। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, इंटरिम और फाइनल ऑडिट क्लियर है? अब हम आएंगे नए अपने टॉपिक पर, मटीरियलिटी। ये सारी चीजें हमने पुराने चैप्टर्स की पढ़ ली थी, लेकिन हमने रिकैप इसलिए करा ताकि बार बार जितना ज्यादा रिकॉल करेंगे चीजों को, जितना ज्यादा बार बार बातें करेंगे, उतना ज्यादा दिमाग में उतरता रहेगा और चीजें नहीं भूलेंगे। हमारा काम यही है कि अब जो अगला महीना है ना, हमारा जो ये महीना चल रहा है, इसमें जब जब क्लासेस होंगी पुरानी चीजों को रिकैप करते रहेंगे, ताकि वो पुरानी चीजें हम लोग नहीं भूलें, पुरानी चीजें बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए हमारे। ठीक है? क्लियर है? ये वाली अप्रोच सही है गलत है? जल्दी से मुझे सब रिप्लाई करके बताओ, बोर तो नहीं होते पुरानी चीजें रिवाइज करने में? अप्रोच सही है? जल्दी से मुझे बताओ, रिप्लाई करो। पुरानी चीजें रिकैप होती हैं, फायदा होता है नहीं होता? जल्दी से बताओ, रिप्लाई करो। यस। ठीक है, और बाकी बच्चे भी सबने पार्टिसिपेट करना है, पुरानी चीजें रिकैप करने से फायदा होता है। वसीम भी कह रहे हैं यस। ठीक है, अब आ जाते हैं मटीरियलिटी पर। मटीरियलिटी पहले आप लोगों ने मुझे बताना है कि मटीरियलिटी क्या होती है, पहले आप लोग मुझे बताओगे। अब आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है कि मटीरियलिटी क्या होती है। जल्दी से मुझे बताओगे मटीरियलिटी क्या होती है, सब बच्चे मुझे बताओ मटीरियलिटी क्या होती है। जल्दी जल्दी, मटीरियलिटी क्या होती है? सब बच्चों ने मुझे बताना है मटीरियलिटी क्या 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 होती है। जल्दी से। सिर्फ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे साथ कौन कौन है? हदीद हुसैन भी है। हदीद हुसैन का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, वसीम का आता है, कौशिक का आता है, तैयबा का आता है, और फिजा का रिप्लाई आ रहा है। बाकी हदीद हुसैन का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। सबने पार्टिसिपेट करना है, सबने जवाब देना है। ठीक है? तैयबा वकास, किसी चीज की सिग्निफिकेंस। वसीम कह रहे हैं लेवल जो इकोनॉमिक डिसीजन को इफेक्ट करे। ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली वसीम ने, कि जो इकोनॉमिक डिसीजन को इफेक्ट करे। मिस स्टेटमेंट दैट इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स। बहुत अच्छी बात बोली फिजा ने कि वो मिस स्टेटमेंट जो इन्फ्लुएंस करे डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स। कौशिक कह रहे हैं मटीरियलिटी ऐसे चीज जिससे यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन इफेक्ट हो। बहुत अच्छी बात कौशिक, आपने बहुत अच्छी बात बोली। अच्छा, इसको एक आसान सी एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मटीरियलिटी क्या होती है। ठीक है, लेट से आपकी जेब में 1000 रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है? आपको खाना है लेट से 600 रुपये का बर्गर खाना है आपने, या लेट से इसको 800 कर देते हैं। 800 रुपये का आपने बर्गर खाना है। ठीक है? अच्छा, हुआ क्या कि आप रास्ते में जा रहे थे, बर्गर की शॉप के तक जा रहे थे, एकदम से एक चोर आया, तो उसने क्या करा, आपकी जेब से जो थे वो 300 रुपये चुरा लिए। 800 रुपये का महंगा बर्गर है यार, मिल जाता है यार मार्केट में, आप जाओ, 800 रुपये से भी महंगे महंगे बर्गर है भाई। बर्गर और क्लॉग, ये सारे जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इसके बड़े महंगे महंगे बर्गर हैं। ठीक है?
खैर, 300 रुपये आपके चोरी हो जाते हैं, कोई आता है लुटेरा, आपकी जेब काट के चला जाता है और 300 रुपये लेकर चला जाता है। अब मुझे बताओ, क्या ये 800 रुपये का बर्गर आप अफोर्ड कर सकते हो? अब खा सकते हो आप खा सकते हो 800 रुपये का बर्गर? जल्दी से मुझे बताओ, ये 800 रुपये का बर्गर खा सकते हो? नहीं खा सकते। ठीक है। अगर लेट से आपकी जेब से 10 रुपये गिरते हैं, 10 रुपये चोरी होते हैं, या आपकी जेब से 100 रुपये चोरी होते हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा आपको? आप बर्गर अभी भी अफोर्ड कर सकते हो। 900 रुपये अभी भी आपकी जेब में है, 800 रुपये का बर्गर अभी भी अफोर्ड कर लोगे। लेकिन अगर 300 रुपये जाते हैं तो अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते। एक और एग्जाम्पल, आपका पेपर कितने मार्क्स का होता है ऑडिट का? ऑडिट का पेपर कितने मार्क्स का होता है, जल्दी से मुझे बताओ। ये तो सब बच्चों को पता है ना। 100 मार्क्स का। पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? 50 मार्क्स चाहिए होते हैं। बहुत अच्छे। क्या मेरे 25 मार्क्स कटते हैं तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? 25 मार्क्स की अगर गलतियां मिलती हैं एग्जामिनर को, क्या मैं पास हो जाऊंगा? पास हो जाऊंगा। 75 मार्क्स पासिंग है अभी भी। ठीक है। क्या मेरे को, अगर मेरी गलतियां निकलती हैं 49 मार्क्स की, क्या मैं पास हो जाऊंगा? क्या मैं पास हो जाऊंगा? जल्दी से मुझे बताओ, पास हो जाऊंगा? अभी भी पास हो जाऊंगा। ठीक है। अगर मेरी गलतियां 50 मार्क्स की निकलती हैं, अभी भी पास हो जाऊंगा? जल्दी से बताओ ना, 50 मार्क्स की गलतियां निकलती है, 50 मिलता है, अभी भी पास हो जाऊंगा। 51 मार्क्स की गलतियां निकलती हैं। अब सवाल ये है, क्या मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा? फेल हो जाऊंगा। तो ये अब मुझे अफेक्ट पड़ा है। ये मेरे डिसीजन को इफेक्ट पड़ गया। अब मेरे को 6 महीने मजीद लगाने पड़ेंगे, अब दोबारा यही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अब मुझे इफेक्ट पड़ा है। तो मतलब ये जो 51 मार्क्स की मिस स्टेटमेंट है, ये जो 51 मार्क्स की मिस स्टेटमेंट है, ये मेरे लिए क्या है? मटीरियल है। ये मेरे लिए क्या है? मटीरियल है। इधर से मेरा डिसीजन क्या हो गया? अब चेंज हो गया। अब मुझे जो दूसरा सब्जेक्ट उठाने वाला था, वो दूसरा सब्जेक्ट ड्रॉप करना पड़ेगा और दोबारा ऑडिट के सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक बच्चों बातें समझ में आ रही हैं? तो इसी तरीके से मिस स्टेटमेंट जो यूजर को इफेक्ट करे, यूजर कौन होते हैं नॉर्मली? यूजर कौन होते हैं? जो मेजर आपका यूजर होता है वो एक शेयर होल्डर होता है, जिसका पैसा लगा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा यूजर्स में और भी लोग हो सकते हैं, रेगुलेटर्स भी हो सकते हैं। मतलब आपकी टैक्स अथॉरिटीज हो गई, और जो फर्दर आपके जो वेंडर्स हैं, ये सारे आपके यूजर्स हैं। ठीक है, क्योंकि उनका भी स्टेक लगा हुआ होता है। अगर आपको उधारी पे माल दिया हुआ है तो उनका भी स्टेक लगा हुआ है। ठीक है। लेकिन शेयर होल्डर्स आपके मेजर आपके यूजर्स होते हैं। ठीक है। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ऐसी कोई मिस स्टेटमेंट जिससे यूजर का डिसीजन इफेक्ट हो। मतलब कि यूजर अगर बोले कि यूजर यूजर का एक पैसा लगा हुआ है, ठीक है, यूजर ने इधर 1 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं। यूजर ने 1 करोड़ रुपए इधर लगाए हुए हैं। यूजर ने कंपेयर करा कि यार ए कंपनी जो है मुझे प्रॉफिट बना के देती है, लेट से 100 मिलियन का। इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, ये ज्यादा हो गया। ठीक है। 1 मिलियन का प्रॉफिट बना के देती है। बी कंपनी जो है मुझे 0.8 मिलियन का प्रॉफिट बना के देती है। 1 करोड़ रुपए उसने इस कंपनी में इन्वेस्ट करे जो इसको 1 मिलियन का प्रॉफिट दे रही थी। अब उसका डिसीजन चेंज कब होगा? उसका डिसीजन चेंज जब होगा, अगर तो इधर मिस स्टेटमेंट निकलती है, इधर मिस स्टेटमेंट निकलती है 3 लाख की, और इसका जो प्रॉफिट है वो चेंज होके 0.7 मिलियन हो जाता है। तो उस केस में वो क्या करेगा? वो बोलेगा कि भाई मैं ए कंपनी से पैसा निकाल के बी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दूं जो मुझे ज्यादा प्रॉफिट देगी। बात समझ में आ रही है? तो डिसीजन चेंज हो गया यूजर का। जल्दी से मुझे बताओ, डिसीजन चेंज हुआ या नहीं हुआ? यूजर का डिसीजन चेंज हुआ। मतलब 3 लाख की अगर मिस स्टेटमेंट निकलती है जिससे प्रॉफिटेबिलिटी आपकी 1 मिलियन से 0.7 मिलियन पर आती है, तो उसमें आपका जो इन्वेस्टर है उसका डिसीजन चेंज हो जाएगा। वो इस कंपनी से पैसा निकाल के बी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देगा। चेंज हो गया यूजर का डिसीजन? जल्दी से मुझे बताओ ना, यस नो में जवाब दो। चेंज हुआ डिसीजन? तो इसी तरीके से जो चीज, जो मिस स्टेटमेंट आपके यूजर के डिसीजन को चेंज कर दे, उसको हम कहते हैं मटीरियल मिस स्टेटमेंट। यहां तक बच्चों क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है? अच्छा जी।
यहाँ तक बात समझ में आ गई कि जो भी मिस स्टेटमेंट हमारे यूजर्स के डिसीजन को चेंज करेगी उसको हम कहते हैं मटीरियलिटी। उसको हम क्या कहते हैं? मटीरियलिटी। ठीक है। अब सवाल ये आता है, क्या ये पर्टिकुलर किसी एक हेड में एक हेड में मतलब अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, यहां से अगर मुझे लेट से मेरी मटीरियल यहां से मुझे एक मिलती है, एक 1 मिलियन की मिस स्टेटमेंट, ठीक है, और मुझे अकाउंट रिसीवेबल से मिलती है लेट से 0.5 मिलियन की मिस स्टेटमेंट, और मुझे दूसरी जगह से मिलती है, रेवेन्यू से मिलती है मुझे मिस स्टेटमेंट 0.2 मिलियन की। तो अब सवाल ये आता है, क्या मिस स्टेटमेंट, क्या मैं जो मटीरियलिटी मेरी होगी, क्या वो यूजर के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर हेड इंपॉर्टेंट होगा, ये तमाम मिस स्टेटमेंट उसके लिए रेलिवेंट होंगी? क्या उसके लिए कोई एक हेड इंपॉर्टेंट होगा, या तमाम जितनी जगह पे भी पूरे एफएस में जहां जहां मिस स्टेटमेंट आ रही है वो सब इंपॉर्टेंट होगी? सारी की सारी इंपॉर्टेंट होगी, मतलब इन एग्रीगेट मैं देखूंगा। मैं कोई एक इंडिविजुअल नहीं देखूंगा मिस स्टेटमेंट को, इन एग्रीगेट देखूंगा, मतलब 1.7 मिलियन इन एग्रीगेट देखूंगा, क्या ये मेरे डिसीजन को इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही? बात समझ में आ रही है? यहां तक बच्चों बात समझ में आ रही है? तो इंडिविजुअल हो या इन एग्रीगेट हो, मतलब अगर ये सारी नहीं होती, सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता, तो मैं सिर्फ ये देखता। अगर सब जगह पे मुझे कोई ना कोई छोटी छोटी मिस स्टेटमेंट मिलेगी, तो सबको टोटल एग्रीगेट करके मैं देखूंगा, वो मेरी क्या होगी? मटीरियलिटी। यहां तक बच्चों समझ में आ रही है? यहां तक बच्चों बातें समझ में आ रही है? तो मटीरियलिटी क्या है? इंडिविजुअल मिस स्टेटमेंट, चाहे वो इंडिविजुअल हो या एग्रीगेट हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो या एग्रीगेट हो, जो इन्फ्लुएंस करे इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स। और तीसरी बात क्या लिखे हुए? साइज एंड नेचर। साइज एंड नेचर की कोई एग्जांपल मुझे दे सकता है? साइज एंड नेचर में वो क्या बताना चाह रहा है? जल्दी से मुझे पार्टिसिपेट करो, सब बताओ। साइज एंड नेचर में वो क्या बात बताना चाह रहा है? साइज एंड नेचर, जल्दी से आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। साइज एंड नेचर में वो क्या बताना चाह रहा है? सर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, बहुत अच्छी बात करी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूज़र के डिसीजन को इफेक्ट करती है। ज़रूरी नहीं है कि वो क्वांटिटेटिव मटेरियल हो। क्या मतलब? इसका मतलब कोई मुझे समझा सकता है? कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे? कोई एग्जांपल दे सकता है क्वालिटेटिव की? आसान सी एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आसान सी एग्जांपल आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। आप लोगों के पास लेट से एक मोबाइल फोन है, ठीक है। आप लोगों के पास एक मोबाइल फोन है जिसके अंदर आप लोगों की एक यादें हैं, जिसके अंदर आपकी मेमोरीज हैं, ठीक है, पिक्चर्स हैं आपकी, आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स हैं, और उसका कोई फिलहाल बैकअप नहीं है। कोई बैकअप आपने गूगल ड्राइव पर कहीं भी बैकअप आपने नहीं लिया हुआ, ठीक है। मोबाइल की वैल्यू 5,000 रुपये आपके लिए नॉमिनल है। अब हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट मटीरियलिटी हो सकती है इधर, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अज्यूम करते हैं 5,000 आप लोगों के लिए बहुत नॉमिनल है। आप लोग एप्पल का फोन रखने वाले लोग हैं, आप लोग 1-1 लाख 2-2 लाख वाला फोन रखते हैं, तो 5,000 बड़ा नॉमिनल आप लोगों के लिए है, तो 5,000 का फोन आप लोगों के पास पड़ा हुआ है। अब खुदा ना खास्ता एक चोर आता है, वो 5,000 का मोबाइल आप लोगों से चोरी कर लेता है, ठीक है, वो मोबाइल आपका चोरी हो जाता है। तब उस केस में आपके लिए वो मोबाइल की वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। उस केस में आप लोगों के लिए 5,000 इंपॉर्टेंट नहीं है। 5,000 के ऐसे 10 मोबाइल आप लोग खरीद लोगे, लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या था? वो मेमोरीज इंपॉर्टेंट थी, वो कॉन्टैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे, जिसका कोई बैकअप आपके पास नहीं पड़ा हुआ था। यहाँ तक बच्चों बातें समझ में आई हैं? तो रियल लाइफ से चीजें, हर चीज रियल लाइफ से आपके कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑडिट में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ऑडिट में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो क्वालिटेटिव मटेरियल होती हैं। क्वालिटेटिव से मतलब क्या? देखो, एक क्वालिटेटिव की एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता हूँ। क्वालिटेटिव की एक और एग्जांपल, जैसे एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है। तो आप उसको क्या बोलते हो? आप चाहे वो 1 रुपए का भी प्रॉफिट बना रही हो, आप लोग उसको बोलते हो प्रॉफिटेबल, ठीक है। लॉस मेकिंग जो एंटिटी होती है, चाहे वो 1 रुपए का भी लॉस कर रही हो, उसको नाम देते हो लॉस मेकिंग एंटिटी। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई एंटिटी 1 लाख का प्रॉफिट बनाती थी, 1 लाख का कोई एंटिटी प्रॉफिट बनाती थी, ठीक है,
और कोई ऐसी मिस स्टेटमेंट मिली जो कि 1.5 लाख की थी, 1.5 लाख की थी। अब ये 1 लाख का 1 लाख जो है, या ये यूजर के लिए मटेरियल नहीं है, यूजर के लिए मटेरियल नहीं है, लेकिन ये 1.5 लाख की एडजस्टमेंट से, 1.5 लाख की एडजस्टमेंट से ये प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, ये लॉस मेकिंग एंटिटी बन जाएगी। तो ये क्वालिटेटिव मटेरियल होगा। ये 1 लाख यूजर के लिए मटेरियल नहीं था, लेकिन ये एडजस्टमेंट की वजह से कि प्रॉफिट से आप फॉरन लॉस मेकिंग एंटिटी बन गए, तो ये यूजर के लिए क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। एक लॉस मेकिंग एंटिटी का नाम आना ही उसके लिए एक चेंज ऑफ डिसीजन होगा, यूजर को इफेक्ट करेगा। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक बातें समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल सुनो, एक और एग्जांपल सुनो कि अगर आपकी एंटिटी में आपकी मैनेजमेंट जो है, आपकी मैनेजमेंट जो है करप्शन कर रही है, ब्राइबरी दे रही है, ठीक है। अब ब्राइबरी का देना लॉ और रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस है। ब्राइबरी एक देना आपका लॉ और रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस है, जुर्म है, ठीक है। तो लॉ और रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस होना, चाहे वो 1 रुपए की ब्राइबरी क्यों ना हो, 1 रुपए की ब्राइबरी भी क्यों नहीं होगी, जब भी आपकी लॉ और रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस होगी उसके ऊपर आपको सजा हो सकती है, ये कानूनन जुर्म है। तो उसके ऊपर भी आपके क्या है, ये क्वालिटेटिव मटेरियल है। बात समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे बताओ, यस और नो, जल्दी से बताओ ना, क्वालिटेटिव मटेरियल है नहीं है ब्राइबरी का देना? एक और चीज, आपकी मैनेजमेंट जो है, आपकी मैनेजमेंट जो है, एक स्टोर कीपर है या छोटा मोटा कोई भी मैनेजमेंट का बंदा है या डायरेक्टर का बंदा है, वो क्या करता है, डायरेक्टर का बंदा है, वो क्या करता है भाई, कभी अपन जो एसी वगैरह निकलते हैं, एसी वगैरह खराब हो जाते हैं, अब जो ऑफिस में एसी लगे हुए होते हैं, एसी वगैरह जैसे 2-3 साल हो जाते हैं, तो कंपनी क्या करती है, नॉर्मली एक नए मॉडल का एसी लगा लेती है, ठीक है। या फिर लैपटॉप ज्यादा पुराने हो जाते हैं, तो कंपनी क्या करती है, नए मॉडल का लैपटॉप खरीद लेती है, एम्प्लॉयज को नए मॉडल का देती है, ताकि पुराने मॉडल के लैपटॉप अच्छे नहीं लगते, कंपनी अपना एक ब्रांड स्टैंडर्ड मेंटेन रखती है। तो जो पुराने लैपटॉप चलते हुए निकलते हैं, एसी जो चलता हुआ निकलता है, मैनेजमेंट का बंदा क्या करता है, एक डायरेक्टर होता है, वो क्या करता है, एसी जो है अपने घर ले जाता है या लैपटॉप अपने घर ले जाता है, ठीक है। अब लैपटॉप की वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है, लैपटॉप की वैल्यू कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। मैनेज जो जो शेयर होल्डर्स हैं, जो यूजर्स हैं एफएस के, उनके लिए वैल्यू मैटर नहीं करती। लेकिन मैनेजमेंट की जो ये हरकत है, ये फ्रॉड है जो मैनेजमेंट का, ये उनके लिए मैटर करता है, क्योंकि मैनेजमेंट लेवल का एक बंदा कर रहा है, एक सीनियर लेवल का बंदा कर रहा है, आज वो एक छोटी चोरी कर रहा है, कल वो बड़ी चोरी कर सकता है, जिसको हमने पूरी कंपनी हैंड ओवर दी हुई है, उसके पास पूरे कंपनी के इख्तियारात हैं, बैंक अकाउंट का एक्सेस है। तो आज वो छोटी छोटी चोरियां कर रहा है, तो कल हो सकता है बड़ी चोरी भी कर ले। तो ये क्या होगा, ये वाली बात क्या होगी, मटीरियल होगी, नो मटीरियल होगी? जल्दी से मुझे बताओ ना, सब रिप्लाई करो, ये वाली बात मटीरियल है, मटीरियल है? जल्दी से सबने रिप्लाई करना है। मटीरियल है, बहुत अच्छे। वसीम ने जवाब दिया मटीरियल है, ठीक है। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ तक बच्चों क्लियर है बातें? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो बातें समझ में आ गई, साइज एंड नेचर समझ में आया, साइज एंड नेचर। अच्छा, फिर इसके बाद एक और बात इधर लिखी हुई है, यूजर्स कॉमन नीड एज अ ग्रुप। कोई ये वाली बात को समझाएगा मुझे, यूजर्स कॉमन नीड्स एज अ ग्रुप? कोई ये वाली बात मुझे समझाएगा? जल्दी से मुझे बताओ, यूजर्स कॉमन नीड एज अ ग्रुप, जल्दी से मुझे बताओ, ये वाली बात को कोई समझाएगा, यूजर्स कॉमन नीड एज अ ग्रुप? जल्दी से मुझे बताओगे, यूजर्स कॉमन नीड एज अ ग्रुप? जल्दी से मुझे बताओ, कोई ये वाली बात मुझे समझाएगा? जल्दी जल्दी। यूजर्स का फोकस देखें, कॉमन नीड एज अ ग्रुप, ग्रुप की बात करी है उसने। देखें, जब भी आप एक मटीरियलिटी कैलकुलेट करते हो, तो किसी एक यूजर को जहन में नहीं रखते। लेट्स से आपकी कंपनी में इन्वेस्टर ए भी है, इन्वेस्टर बी भी है, इन्वेस्टर सी भी है, इन्वेस्टर डी भी है। एक की एक का इंटरेस्ट जो है 10% है, एक का 20% है, ठीक है, एक का लेट से 20% है, एक का 50% है। आप सिर्फ इसका इंटरेस्ट नहीं देखोगे, आप सिर्फ इसका इंटरेस्ट नहीं देखोगे, ना तो इसका इंटरेस्ट देखोगे ना इसका इंटरेस्ट देखोगे, आप सबका एज अ ग्रुप इंटरेस्ट देखोगे।
सबका एज अ ग्रुप इंटरेस्ट देखोगे, और कंसीडरिंग द ग्रुप, इसमें रेगुलेटर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। यूजर्स के में एज अ ग्रुप बात हो रही है, तो सिर्फ इन्वेस्टर नहीं है, रेगुलेटर्स भी आ जाएंगे, आपके वेंडर्स भी आ जाएंगे, आपके कस्टमर्स भी आ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे। एज अ ग्रुप आप देखोगे, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर नहीं देखोगे, कोई पर्टिकुलर सिर्फ इन्वेस्टर को नहीं देखोगे, आप सब लोगों को एज अ ग्रुप कंसीडर करते हुए एक मटीरियलिटी अमाउंट कैलकुलेट करोगे जो एज अ ग्रुप सबको इफेक्ट करे, सबको, ठीक है, एज अ ग्रुप सबको इफेक्ट करे, ठीक है, वो चीज आप देखोगे। सिर्फ ये नहीं देखोगे कि यार इन्वेस्टर ए को नुकसान हो जाएगा, इन्वेस्टर ए का डिसीजन चेंज हो जाएगा, इन्वेस्टर ए जो है एक जगह से दूसरी जगह इन्वेस्ट कर लेगा, ये नहीं देखोगे। एज अ ग्रुप जब इफेक्ट आ रहा होगा, वो चीज आपके लिए मटीरियल होगी। यहां तक बात समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे बताओ, ये बात समझ में आ रही है सबको? एज अ ग्रुप कंसीडर करोगे, एज अ ग्रुप। यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा जी, आगे जाते हैं। अब मुझे एक और बताओ, मटीरियलिटी का मकसद क्या होता है? ये बात आप लोगों ने बतानी है मुझे, मटीरियलिटी का मकसद क्या है। ये तो आप लोगों ने बता दिया कि भाई यूजर के डिसीजन को इफेक्ट होगा, इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स आपका चेंज होगा, ये सारी चीजें क्लियर है। ऑडिट में इसका यूज किधर है? ऑडिट में यूज किधर है इसका? यूज, ऑडिट में यूज किधर है? ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली कि भाई मटीरियलिटी क्या होती है, जो इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स को इफेक्ट करे, ठीक है। उसमें हमने फर्दर बातें पढ़ी, इंडिविजुअल और इन एग्रीगेट भी इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। साइज और नेचर वाइज भी इफेक्ट कर सकता है, जरूरी नहीं है कि क्वांटिटेटिव भी मटीरियल हो, क्वालिटेटिव भी मटीरियल हो सकता है, ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया, और हमने ये भी बात पढ़ी, मटीरियलिटी एज अ ग्रुप हमने कंसीडर कर दी है, ओपिनियन देने में यूज होती है। कौशिक ने बताया ओपिनियन देने में यूज होती है, बाकी बच्चे भी बताएं। तैयबा है हमारे साथ, हदीद है, जितने भी बच्चे हैं सब ने पार्टिसिपेट करना है, सब बताएंगे, जितना ज्यादा बताएंगे उतना ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। थोड़ी सी क्लास भले हमें एक्सटेंड करनी पड़ जाए, मसला नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आज मटीरियलिटी को हम खत्म करेंगे, ठीक है। जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट करो, तैयबा है, फिजा है, सब बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है, जो है सब ने पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। ऑडिट प्लानिंग में टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट, ऑडिट प्लानिंग में डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट करने के लिए, ठीक है। तैयबा कह रही है ऑडिट प्लानिंग में टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट। वैसे इस पर मैं आर्ग्यू करूंगा थोड़ा सा तैयबा, कि ऑडिट प्लानिंग में मैं मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं करता, ऑडिट प्लानिंग में मैं रिस्क की असेसमेंट करता हूँ कि किधर ज्यादा मिस स्टेटमेंट होगी, ठीक है। टू असेस का वर्ड यूज होगा। हदीद हुसैन कह रहे हैं टू असेस, ठीक है, बहुत अच्छी बात। आगे और बच्चे बताओ। वसीम कह रहे हैं मटीरियलिटी डायरेक्शन है ऑडिट परफॉर्मेंस के लिए, बहुत अच्छी बात, मटीरियलिटी डायरेक्शन है ऑडिट परफॉर्मेंस के लिए। अच्छा, एक बात इधर मैं बताऊंगा आप लोगों को, देखिए मटीरियलिटी जो है, मटीरियलिटी का यूज जो है, आपका यूज होता है सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन देते वक्त, सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन देते वक्त। अभी मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन स्टेटमेंट लगेगी मेरी। कंक्लूजन के वक्त यूज होता है किस चीज में? कि लेट से आपकी जो मिस स्टेटमेंट है, वो आपकी लेट से आती है 10 मिलियन की, आपकी जो मटीरियलिटी है, आपकी मटीरियलिटी है वो है आपकी लेट से 15 मिलियन की, ठीक है। तो आप क्या दोगे? आप क्लीन ओपिनियन दोगे अपना, कि भाई द अकाउंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर लेट से आपकी मिस स्टेटमेंट होती है, मिस स्टेटमेंट आपकी होती है 16 मिलियन की, तो आप इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में क्लीन ओपिनियन दोगे? जल्दी से मुझे बताओ, इस केस में क्लीन ओपिनियन दोगे, क्या करोगे? जल्दी से मुझे बताओ, इस केस में क्या करोगे? अगर मिस स्टेटमेंट 16 मिलियन की होती है, मटीरियलिटी 15 मिलियन की होती है, इस केस में आप लोग क्या करोगे? मॉडिफाइड ओपिनियन दोगे, बहुत अच्छी बात, मॉडिफाइड ओपिनियन दोगे, या तो क्वालिफाई दोगे या तो एडवर्स दोगे, डिपेंड करता है, ठीक है। वो मैं आगे समझाऊंगा जब रिपोर्टिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो मतलब असल काम मटीरियलिटी का कहाँ हो रहा है? मटीरियलिटी का असल काम है कि अगर तो मिस स्टेटमेंट मटीरियलिटी से ज्यादा होगी, मटीरियलिटी से ज्यादा होना मतलब यूजर के डिसीजन को अफेक्ट आना, यूजर के डिसीजन अफेक्ट होगा तो यूजर को मैं बात बताऊंगा कि भाई ये पर्टिकुलर एक मिस स्टेटमेंट है जो कि मटीरियल है, ये वाली जगह पे मसला है, ठीक है। तो वो चीज मैं यूजर को हाईलाइट कर दूंगा रिपोर्ट के अंदर कि भाई ये 16 मिलियन की मिस स्टेटमेंट है, देख लो, अगर आपके डिसीजन को इससे इफेक्ट
जो मेरे हिसाब से डिसीजन इससे आपका इफेक्ट हो सकता है, तो ये चीज आप नोट कर लो। और ये रिपोर्ट पढ़ते हो, आपको डिसीजन अपना जो भी लेना है वो आप अपना लेते रहो। ठीक है, तो ये चीज मैं यूजर को हाईलाइट कर दूंगा। यहां तक बच्चों बात समझ में आ रही है? तो मटीरियलिटी असल में कैलकुलेट क्यों करता हूँ कि रिपोर्ट जब ओपिनियन अपना दे रहा हूँ तो ये डिसाइड करूंगा कि अगर मेरी स्टेटमेंट मेरे मटीरियलिटी से कम होगी तो मतलब यूजर के डिसीजन को कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो मैं क्लीन ओपिनियन दूंगा। अगर तो मेरी मिस स्टेटमेंट इस मटीरियलिटी से ज्यादा होगी तो यूजर के डिसीजन को इफेक्ट आएगा, तो वो मैं फैक्ट हाईलाइट कर दूंगा, या तो क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा या एडवर्स दूंगा, डिपेंडिंग ऑन परवेजिवनेस। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा सारी बातें। यहां तक बच्चों क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक बच्चों क्लियर है? जल्दी से बताओ। अच्छा, फिर इसके बाद अब जो बच्चों ने बताया कि सर प्लानिंग, प्लानिंग में हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। ठीक है, प्लानिंग में रिस्क असेसमेंट करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या करते हैं, परफॉर्मिंग करते वक्त, परफॉर्मेंस करते वक्त, प्रोसीजर परफॉर्म करते वक्त हम सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं। परफॉर्मिंग करते वक्त सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं कि कितना काम करना है, कितना काम नहीं करना। ये सारी चीजें करने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए हमारे पास परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट आया। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी में मैं क्या करता हूं, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी में मैं रिस्क की असेसमेंट करता हूं कि कंपनी में कितना ज्यादा रिस्क है। जितना ज्यादा रिस्क होगा, जितना ज्यादा रिस्क होगा, उतनी कम मेरी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी होगी और उतना ज्यादा मैं काम करूंगा। यहां तक बच्चों एक बात समझ में आ रही है? यहां तक कुछ बातें समझ में आई? यहां तक मेरी बातें कुछ समझ में आई हैं? जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है? जल्दी से मुझे बताओ, क्वेश्चन भी आ रहे होंगे आप लोगों के दिमाग में। जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी आ रहे होंगे आप लोगों के दिमाग में। जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के दिमाग में? क्वेश्चन कोई आ रहा है? तैयबा, हदीद, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं? छोटे मोटे जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप लोग पूछो। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा? कौशिक कह रहे हैं कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, किसी ना किसी के तो दिमाग में आ रहे होंगे। मोहम्मद वसीम कह रहे हैं इनडायरेक्ट रिलेशन है, आगे आता हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन पूछो बच्चों। जल्दी जल्दी क्वेश्चन आ रहा है, पीएम से रिलेटेड कंफ्यूजन हो रही हैं। जल्दी जल्दी। अभी एक एग्जांपल दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आप लोग अपने तैयार रखो, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन अभी पूछ लो मेरे से। ठीक है, जब मैं एग्जांपल दूंगा तो सब क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लो, अभी क्वेश्चन अगर है तो पूछ लो। जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ लो। तैयबा कोई क्वेश्चन है? फिजा कोई क्वेश्चन है? जल्दी से पूछो, जल्दी से मेरे से पूछो, कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्वेश्चन कोई ना कोई तो होना चाहिए था। खैर, एक कंपनी ए है। ठीक है, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। अब ये गौर से एग्जांपल सबने सुननी है। ठीक है, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। ठीक है, अच्छा, दोनों के जो यूजर्स हैं, दोनों के यूजर्स हैं सेम है, मतलब सेम इन्वेस्टर्स ने दो कंपनी खोली हुई है। यहां तक बच्चों बात समझ में आ रही है? अच्छा, नेचर ऑफ बिजनेस दोनों सेम है, ये भी सेम है, लेकिन दोनों सेपरेट कंपनीज हैं। ठीक है, लेकिन यूजर्स दोनों के सेम है, नेचर ऑफ एंटिटी भी सेम है, प्रॉफिटेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो वो भी सेम है। ठीक है, इसको एग्जांपल भी ले लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी लेट्स से आपकी 10 मिलियन की है, ये भी सेम है। ठीक है, अच्छा, रेवेन्यूज की अगर मैं बात करूं, कोई बच्चा बोलेगा सर बेंचमार्क में रेवेन्यू, तो लेट्स से वो 100 मिलियन है। ठीक है, तो ये भी सेम है। यहां तक सारी चीजें सेम है। अब फर्क कहाँ आया? फर्क ये आया कि यहाँ का सीएफओ जो है, कंपनी ए का जो सीएफओ है वो है बीकॉम पास। कंपनी बी का जो सीएफओ है वो क्वालिफाइड सीए है। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? जल्दी से मुझे बताओ। यहाँ जो है प्रॉपर कंट्रोल्स लगे हुए हैं, मतलब इधर कैमरा लगे हुए हैं, इधर प्रॉपर काम होता है, फिर इसके बाद एक मैनेजर है, मैनेजर रिव्यू करता है, फिर इसके बाद जाके सीएफओ एक दफा देखता है, और फिर इसके बाद जाके एंट्री रिकॉर्ड होती है। यहाँ जो है कंट्रोल्स क्या है, वीक कंट्रोल्स हैं। मतलब जो बीकॉम पास सीएफओ है, सीएफओ ने बोला कि यार कोई एक बंदा रखा हुआ है, वो भी है ना बिल्कुल इंटर पास बच्चा है, और बच्चा जो है अपनी मर्जी से एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेता है। यहाँ प्रॉपर जो है एसीसीए जो
जो कर रहे होते हैं उनको हायर करा एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद एक मैनेजर है, एसीसीए क्वालिफाइड है। ठीक है, वो बंदा उसको रिव्यू करता है, देन उसके बाद सीएफओ वगैरह प्रॉपर उसका रिव्यू होता है। ठीक है, यहाँ प्रॉपर कंट्रोल्स हैं। ठीक है, यहाँ बजट जो है प्रॉपर बनता है, यहाँ बजट बनता है, यहाँ बजट भी नहीं बनता। बातें समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे बताओ, बातें समझ में आ रही हैं? अब मुझे एक बात बताओ, दोनों कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी सेम, दोनों कंपनी के रेवेन्यू सेम, दोनों कंपनी के यूजर सेम, मटीरियलिटी कैलकुलेट करते वक्त, अब मटीरियलिटी को कैलकुलेट करते वक्त आपको देखना क्या होता है? बेंचमार्क देखना होता है, ऐसा है नहीं है? बेंचमार्क सेलेक्ट करते हो, ऐसा है नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ, बेंचमार्क देखते हो? मटीरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए आप लोग क्या करते हो? बेंचमार्क लेते हो। बेंचमार्क लेने के लिए, लेने के लिए आपके पास क्राइटेरिया क्या है? बेंचमार्क लेने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? जल्दी से मुझे बताओ, बेंचमार्क लेने के लिए फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? जल्दी से मुझे बताओ ना, बेंचमार्क सेलेक्ट करने के फैक्टर्स क्या होते हैं? जल्दी जल्दी सबने पार्टिसिपेट करना है। उन फैक्टर्स को भी अभी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, फैक्टर्स को मैंने हाईलाइट भी कर लिया है, जल्दी जल्दी आप लोग बताओ। सामने लिखे हुए हैं, सामने लिखे हुए हैं, भले देख के आप लोग टाइप करो, टाइप करोगे तो दिमाग में आएगा। जल्दी जल्दी टाइप, जल्दी जल्दी देख के बताओ मुझे। देख के भले बताओ, लेकिन बताओ, टाइप करो, टाइप करोगे दिमाग में हजम होगा। जिस पे यूजर की अटेंशन हो, जिस पर यूजर की अटेंशन हो। अटेंशन कैसे पता चलेगी? अटेंशन कैसे पता चलेगी? नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ एंटिटी मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है या नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है। अगर तो प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी होगी, अगर तो प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी आप बेंचमार्क लोगे, प्रॉफिट को बेंचमार्क लोगे। अगर तो नॉन प्रॉफिट एंटिटी होगी, मतलब नॉन प्रॉफिट एंटिटी कौन सी होती है? कोई मुझे बताएगा नॉन प्रॉफिट एंटिटी? नेचर ऑफ एंटिटी में कोई मुझे बताएगा नॉन प्रॉफिट एंटिटी? जैसे डोनेशंस वाली एंटिटी होंगी, जिधर डोनेशंस वगैरह लेते हैं, तो उधर मेरा फोकस ज्यादा किधर होता है? नॉर्मली देखो, अगर मैं एक और बात करूँ नॉन प्रॉफिट में, ऐसे ही मैं एक और बात करता हूँ। जैसे कि आप लोगों की बिल्डिंग होती होगी, बिल्डिंग में कोई ना कोई रहता होगा डेफिनेटली। तो बिल्डिंग के अंदर क्या होता है? एक कमेटी होती है जो कोई ना कोई मेंटेनेंस आप लोग देते हैं। मेंटेनेंस किस लिए होता है? जमादार के लिए। ठीक है, जो आपका स्वीपर होता है, ठीक है, चौकीदार के लिए होता है। मोटर वगैरह चलती है तो उसका बिजली का बिल आता है। तो उधर फोकस किधर होता है? उधर फोकस मेंटेनेंस पर नहीं होता। मेंटेनेंस तो सबका फिक्स होता है, लेट से मेंटेनेंस 10,000 है या 5,000 है, फिक्स है, पता है कितने घर हैं, उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना इतना मेरा मेंटेनेंस कलेक्ट होगा, इतना मेरा रेवेन्यू जिसको बोलते हैं। ठीक है, रेवेन्यू नहीं होगा, वो कलेक्शन है मेरी। ठीक है, तो वो कलेक्शन पे इतना ज्यादा रिस्क नहीं है। रिस्क असल किधर है? मेरे एक्सपेंसेस पर। मेरे एक्सपेंसेस पर ज्यादा रिस्क होता है। मेरे एक्सपेंसेस पर ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि एक्सपेंसेस के ऊपर नॉर्मली क्या होता है, बिल्डिंग्स के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो उसमें क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को है ना, 10 रुपए के एक्सपेंस को 15 रुपए का एक्सपेंस दिखाते हैं और बोलते हैं कि भाई इतना खर्चा हो गया, पैसे सारे खत्म हो गए। तो एक्सपेंसेस का ज्यादा होना ये रिस्की होता है। ठीक है, एक्सपेंसेस विद इन लिमिटेड मेंटेनेंस में होंगे तो रिस्क कम होगा। ठीक है, आप चाहते हो कि यार जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखा जाए, जितना एक्सपेंसेस बढ़ेंगे उतनी मुझे कलेक्शन अपनी बढ़ानी पड़ेगी, मेंटेनेंस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सपेंसेस असल आपका रिस्की एरिया होता है। तो उस केस में आपका जो मटीरियलिटी का बेंचमार्क होगा वो क्या होगा? एक्सपेंस होगा। बात समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे बताओ, बात समझ में आ रही है ये वाली? जल्दी से मुझे बताओ, ये वाली बात समझ में? प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी में क्या डिफरेंस आ जाएगा? प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी में यूजर का फोकस प्रॉफिट पर होगा या तो रेवेन्यू पर होगा। लेकिन अगर नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी होगी तो मेजोरिटी एक्सपेंसेस की तरफ होता है, या फिर हो सकता है डोनेशंस की तरफ हो। जो डोनेशन ओरिएंटेड एंटिटी होती हैं, जो डोनेशन चैरिटी पर चलती है, तो उधर भी एक्सपेंसेस भी एक बेंचमार्क होता है और डोनेशन में भी चोरी होने के चांसेस होते हैं। डोनेशन जो आपकी एदी की गाड़ियां आती हैं और डोनेशंस कलेक्ट करती है, उसमें भी क्या होता है, जो ड्राइवर होता है वो अक्सर लेकर भाग जाता है। ठीक है, तो वो भी आपके लिए एक रिस्की एरिया होता है कि कितनी ज्यादा डोनेशंस कलेक्शन हुई। ठीक है, तो वो भी एक रिस्की एरिया होता है, तो वो डिपेंड करेगा। लाइफ साइकिल,
एंटिटी किस लाइफ साइकिल में, एंटिटी अगर पुरानी है, एंटिटी अगर पुरानी है, प्रॉफिट इतने सालों से बना रही है, तो उधर तो प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर एक स्टार्टअप एंटिटी, अभी नई नई एंटिटी बनी है, तो उधर आपको पता होता है, जब स्टार्टअप एंटिटी होती है आपको पता होता है कि अभी तो मैं लॉस में जाऊंगा, या फिर जो प्रॉफिट बनाऊंगा वो भी बहुत नॉमिनल सा बनाऊंगा। तो उसमें आप 6 महीने साल का एक मार्जिन दिमाग में बना के बैठे होते हो। उसमें आपका ऑब्जेक्टिव होता है मुझे अपनी क्या बढ़ानी है, टॉप लाइन। टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू, मुझे अभी रेवेन्यू बढ़ाना है। रेवेन्यू जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो मैं कॉस्ट, जो कॉस्टिंग में मैंने पढ़ा था ब्रेक इवन, तो फिर जाके मैं ब्रेक इवन पर आऊंगा। तो अभी तो मुझे क्या करना है, टॉप लाइन अपनी बढ़ानी है, फिक्स कॉस्ट कवर करनी है। तो मेरा फोकस किधर है, रेवेन्यू पर, प्रॉफिट पर नहीं है। बात समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे बताओ कि जब स्टार्टअप एंटिटी होती है तो उसका फोकस किधर होता है, रेवेन्यू पर, क्योंकि उसको टॉप लाइन इंक्रीज करनी होती है। बात समझ में आ रही है? उसको ब्रेक इवन पर आना होता है। जब वो ब्रेक इवन पर आ जाता है, फिर इसके बाद वो बोलता है कि यार अब मुझे टॉप लाइन फर्दर जितनी इंक्रीज करूंगा उतना मैं प्रॉफिट बनाऊंगा। यहां तक बच्चों क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है? जल्दी जल्दी यस में जवाब दिया करो मुझे। अच्छा जी। फिर इसके बाद इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री होती है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में आपका जो बेंचमार्क है वो चेंज हो जाता है। बैंकिंग इंडस्ट्री में मुझे एक बात बताओ, बैंकिंग इंडस्ट्री में रेवेन्यू जनरेट कैसे होता है, बैंकिंग इंडस्ट्री में रेवेन्यू जनरेट कैसे होता है? जल्दी से मुझे बताओगे, बैंकिंग इंडस्ट्री में रेवेन्यू जनरेट कैसे होता है? मनी लैंडिंग मतलब कि आपका मेन बिजनेस क्या, आपका नहीं, इंटरेस्ट से नहीं, इंटरेस्ट से नहीं, इंटरेस्ट बात का स्टेप है। सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले आपके पास कस्टमर से डिपॉजिट्स आएंगे। डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स आपका मेन क्राइटेरिया होता है। डिपॉजिट्स आएंगे तो लैंडिंग करोगे ना, डिपॉजिट्स ही नहीं होंगे तो लैंडिंग कैसे करोगे? लैंडिंग नहीं करोगे तो इंटरेस्ट आप बनाओगे कैसे? बात समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे बताओ, डिपॉजिट्स आएंगे, ठीक है, तो आप लैंडिंग के काबिल होगे, लैंडिंग करोगे तो फिर आपको रेवेन्यू अर्न होगा। तो मेन क्राइटेरिया इधर क्या है, इधर मेन क्राइटेरिया क्या आया इधर, डिपॉजिट्स। तो जब भी जो जितने भी ब्रांच मैनेजर्स होते हैं वो लोगों को टारगेट दिया जाता है, आपको ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट्स आपने लाने हैं। आपने देखा होगा वो डिपॉजिट्स के लिए कभी इस कंपनी में जाते हैं, कभी उस कंपनी में जाते हैं, कभी उसके पास जाके बैठते हैं। तो वो डिपॉजिट्स के लिए बहुत ज्यादा उनके डिपॉजिट के टारगेट होते हैं कि भाई मुझे इतना टारगेट मीट करना है अपना। ठीक है, तो डिपॉजिट्स में अक्सर उनका इंटरेस्ट होता है। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? यहां तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है सबको यहां तक? फिर इसके बाद इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। देखिए अक्सर ऐसा होता है, अक्सर आपने देखा होगा, जैसे जब कोविड आया था, ठीक है, कोविड आया था, तो लोगों की जो जो एंटिटीज थी वो क्या हो गई थी, बंद हो गई थी, ऑपरेशंस कंप्लीटली बंद हो गए थे। उस वक्त प्रॉब्लम ये आ गई थी, लोगों का सर्वाइवल मुश्किल हो गया था, कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स आ गई थी। कैश फ्लो की प्रॉब्लम कैसे आई थी, मतलब कि आपने किसी सामने वाली पार्टी को, कस्टमर को माल दिया हुआ है, तो वो सामने वाली पार्टी अपना रिसीवेबल क्लियर ही नहीं कर रही थी। वो कह रही थी कि यार मुझे तो है ना, क्या बोलते हैं, अभी सामने से मैं भी प्रॉब्लम में फंसा हुआ, ऑपरेशंस चल नहीं रहे, तो मेरे पास खुद पैसे नहीं है तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो पूरी की पूरी साइकिल जो है वो स्टक हो गई थी, कैश फ्लो स्टक हो गए थे, और सामने से आपका जो वेंडर है वो पैसे मांग रहा है आपसे। ठीक है, तो कैश फ्लो आपके लिए उस वक्त सर्वाइवल प्रॉब्लम हो गई थी। आपको ये था उस वक्त कि भाई किसी ना किसी तरीके से मेरे पास कैश हो, ताकि मैं अपनी जो वेंडर्स की पेमेंट्स हैं वो क्लियर करूं, अपनी सैलरीज क्लियर करूं। अब मैं एम्प्लॉयज की सैलरी तो रोक नहीं सकता, ठीक है, चलो वेंडर के पैसे रोक लूंगा, बोलूंगा आगे कस्टमर नहीं दे रहा, लेकिन सैलरीज तो मुझे देनी है, मुझे अपने रेंट भी देना है। ठीक है, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो मुझे पे करने हैं। ठीक है, वो उसको मैं रोक नहीं सकता। ठीक है, तो वो पे करने के मेरे प्रॉब्लम्स आ गए थे उस पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, इसी तरीके से जब वॉर हुई, तो वॉर में भी लोगों के यही प्रॉब्लम्स आए। जब ये ईरान और यूएस की वॉर हुई थी, तो उसमें भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के यही सेम प्रॉब्लम्स अराइज हो गए थे, जिसकी वजह से आपकी जो सेल्स थी वो सारी रुक गई थी, कैश फ्लोज रुक गए थे, और यही सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। ठीक है, तो उस केस में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट था, कैश फ्लो। तो अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है, बच्चे क्या करते हैं, ऑडिट में जाते हैं, ऑडिट में बच्चे लास्ट ईयर जो भी मटेरियलिटी होती है वो लास्ट ईयर वाली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वही बेंचमार्क उठाते हैं। वही बेंचमार्क हर साल रेलिवेंट नहीं होता। आपने देखना ये है कि हालात अगर चेंज हो गए, अगर यूजर का फोकस चेंज हो गया, अगर यूजर का फोकस कैश फ्लो पर चला गया, कंसीडरिंग कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, तो आप कैश फ्लो अपना बेंचमार्क ले रहे होगे। ठीक है, तो हर साल आपने ये असेस करना है बेंचमार्क को। यहां तक बच्चों क्लियर है? बच्चों यहां तक क्लियर है? ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं था,
बुक में ये एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये एक पॉइंट नहीं है। हर हर कॉमा में अलग अलग एक एग्जाम्पल है। बातें समझ में आ रही है? हर कॉमा के बाद अलग अलग एग्जाम्पल है। बुक में ये एक लाइन में लिखा हुआ है, नेचर ऑफ एंटिटी, लाइफ साइकिल, इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ये हर कॉमा के बाद एक अलग एग्जाम्पल है। यहां तक बच्चों क्लियर है? ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड द वे इट इज फाइनेंस्ड। देखें, अगर इक्विटी बेस्ड आपकी एंटिटी होगी, अगर इक्विटी बेस्ड आपकी एंटिटी होगी, मतलब इधर आपकी ऑनर्स जो हैं आपके, मतलब इक्विटी बेस्ड होंगे, मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी होगी इक्विटी बेस्ड। आपकी इन्वेस्टमेंट दो ही सूरत में होती है, एक डेट बेसिस पर होती है और एक इक्विटी बेस पर होती है। ठीक है? जो इक्विटी, जो बंदा इक्विटी अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसका उसका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कंपनी प्रॉफिट बनाए। प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, शेयर प्राइस इंक्रीज होगी, और शेयर प्राइस इंक्रीज होगी और उनको डिविडेंड्स मिलेंगे। ये अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव होता है, ऐसा है नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ। इक्विटी ओनर्स का टारगेट क्या होगा? प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, कंपनी की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करे। कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली डिविडेंड्स मिलेंगे और शेयर प्राइस इंक्रीज होगी। ऐसा है नहीं है? जल्दी से बताओ, ऐसा है या नहीं है? यस और नो? यस और नो? जल्दी से बताओ ना। रिप्लाई नहीं आ रहे किसी के भी? यस। ठीक है। और जो डेट बेस्ड, जो आपको डेट देगा, जो आपको लोन देगा, मतलब आपकी आपने कंपनी को फाइनेंस करा है, आपने लोन से, ठीक है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करी। ठीक है, आपने किसी ना किसी से उधारी, आपने आपने बैंक के पास गए, बैंक को बोला कि यार मुझे लोन दे दो, ठीक है, मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब जो बैंक होगा, क्या बैंक का ये कंसर्न है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाओ? क्या बैंक का ये कंसर्न है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाओ ताकि उसको डिविडेंड मिले, उसकी शेयर प्राइस इंक्रीज हो? क्या ये कंसर्न है? नहीं। यस नहीं? कौशिक, यस नहीं? उसका कंसर्न प्रॉफिट नहीं है, उसका कंसर्न प्रॉफिट नहीं है। उसका कंसर्न क्या है? उसका कंसर्न है आपके कैश फ्लोज। कि आपके पास इतना कैश फ्लो होगा कि आप लोग मेरी रीपेमेंट कर दो। बस उसका कंसर्न ये है, कैश फ्लो। कैश फ्लो कंसर्न है उसका। या फिर उसका कंसर्न क्या, आपके टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स आपके कंसर्न है, अगर तो उसने आपकी जो एसेट्स हैं उसके ऊपर प्लेज करा है। ठीक है, अगर आपकी कोई लैंड और बिल्डिंग को मॉर्गेज करा है, ठीक है, तो आप उसका कंसर्न आपके एसेट पर होगा। या तो एसेट होगा या कैश फ्लो होगा। ठीक है, अगर कोई चीजें मॉर्गेज या प्लेज नहीं करी हुई तो कैश फ्लो पर उसका फोकस होगा। अगर तो उसने कोई चीज प्लेज करी हुई है, मतलब इन्वेंट्री वगैरह, रिसीवेबल वगैरह, तो उसका फोकस आपके एसेट्स पर हो रहा होगा। यहां तक बच्चों क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है? उसका कंसर्न ये होगा कि आप लोग एसेट वगैरह बेचकर क्या मेरी लाइबिलिटी उतार सकते हो या नहीं उतार सकते। ये उसका कंसर्न होगा। इतने कैश फ्लो जनरेट कर रहे हो कि मेरे इंटरेस्ट की पेमेंट कर दोगे और मेरे लोन की रीपेमेंट कर दोगे। ये उसका कंसर्न होगा। यहां तक बच्चों क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये चीज हमने कवर कर ली। वॉलेटिलिटी, अगर कोई आपकी बिजनेस है, कभी एक साल में आपका प्रॉफिट होता है 1 मिलियन, कभी आपका होता है 10 मिलियन, कभी एकदम से हो जाता है 100 मिलियन, और कभी आप 5 मिलियन के लॉस में चले जाते हो, तो उस केस में आपका जो प्रॉफिट है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो उस केस में आप बेंचमार्क चेंज करते हो। अगर आपका कंसिस्टेंट कोई बेंचमार्क नहीं है तो आप क्या करते हो, चेंज करते हो अपने बेंचमार्क को। आप प्रॉफिट से रेवेन्यू की तरफ चले जाते हो। बहुत दफा ऐसा होता है, जो शुरू शुरू की एंटिटीज होती है, 5-6 साल हुए होते हैं एंटिटीज को, तो उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। तो उस केस में आप क्या करते हो, कोई ऐसा बेंचमार्क लेते हो जो आपका कम वॉलेटाइल हो। तो उस बेंचमार्क को लेते हो। लेट से आपने रेवेन्यू को ले लिया या फिर आपने एसिड्स को ले लिया। ठीक है, तो आप अपना बेंचमार्क चेंज कर लेते हो। यहां तक बच्चों क्लियर है? यहां तक बच्चों क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक बच्चों क्लियर है? सीजन बिजनेस वॉलेटाइल होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। जो सीजन बिजनेस होते हैं उनका भी बेंचमार्क वॉलेटाइल होता है। ठीक है, यहां तक बच्चों क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, हम यहाँ आए कैसे थे? यहाँ हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी वाली एग्जांपल देखते हुए आए थे। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जितने भी बेंचमार्क फैक्टर पढ़े, क्या इसके अंदर रिस्क पड़ा कहीं? क्या इस बेंचमार्क सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आपने रिस्क पढ़ा है कहीं? जल्दी से मुझे बताओ, कहीं रिस्क का लफ्ज आपने देखा है इस पूरे बेंचमार्क के फैक्टर्स में? नो। नो।
ठीक है, तो कोई कहीं भी रिस्क नहीं है। मतलब बेंचमार्क जब मैं सेलेक्ट करूंगा, जब मैं बेंचमार्क सेलेक्ट करूंगा, तो मुझे ये देखना है कि यूजर का अल्टीमेट अटेंशन कैसे होगी। अटेंशन किधर, अटेंशन देखने के लिए नेचर ऑफ एंटिटी, लाइफ साइकिल, फला, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ऑनरशिप स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें देखूंगा, वॉलेटिलिटी देखूंगा, लेकिन कहीं भी मैं रिस्क को नहीं देखूंगा। ठीक है, इसी तरीके से परसेंटेज सेलेक्ट करते वक्त भी मैं अपनी जजमेंट देखूंगा, मैं अपनी जजमेंट देखूंगा कि यूजर्स की किस परसेंटेज से डिसीजन इफेक्ट होगा। इधर भी कहीं रिस्क का वर्ड मेंशन नहीं है, इधर भी कहीं रिस्क का वर्ड मेंशन नहीं है। यहां तक बच्चों बातें समझ में आ रही हैं? यहां तक बच्चों बातें समझ में आ रही हैं? जल्दी से मुझे बताओ। परसेंटेज सिलेक्शन भी मैं क्या देखूंगा? परसेंटेज सिलेक्शन भी यूजर देखूंगा, यूजर कितना ज्यादा सेंसिटिव है। यूजर, कुछ यूजर होते हैं ना, जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं अगर, जैसे न, आप हैं और मैं हूं, ठीक है, हो सकता है मैं बहुत ज्यादा चीजों में सेंसिटिव हूँ, छोटी छोटी चीजों में हो सकता है मेरे पैसे गिरे, मैं रोना शुरू कर दूं। हो सकता है आप सेंसिटिव नहीं हो, आप बड़े दिल के बादशाह हो, आपके पैसे गिरे, आप रोना शुरू ना करो, आप बोलो कोई बात नहीं, खैर हो गई। ऐसे लोग होते नहीं होते? जल्दी से मुझे बता, हर बंदा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है नहीं करता? ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है नहीं करता? जल्दी से बताओ। ऐसा है नहीं है कि हर बंदे की सेंसिटिवनेस अलग होती है। एक बंदा होगा, उसके पैसे गिरेंगे, हालांकि पैसों से फोकस उसका भी है, लेकिन उसके पैसे गिरेंगे, वो बोलेगा नहीं यार खैर हो गई। लेकिन दूसरा बंदा होगा, उसके थोड़े से भी पैसे गिरेंगे, वो बोलेगा यार मेरे दिल को हार्ट अटैक आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो वो डिपेंडिंग ऑन यूजर सेंसिटिवनेस। परसेंटेज कैसे सेलेक्ट करनी है? सेंसिटिविटी देखनी है यूजर की, सेंसिटिविटी। कहीं इसमें रिस्क की बात हुई है? कहीं इसमें रिस्क की बात हुई है? जल्दी से मुझे बताओ, रिस्क कहीं है? नो, रिस्क कहीं भी नहीं है। सबको क्लियर है यहाँ तक? रिस्क कहीं भी नहीं है इधर। सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, रिस्क कहीं भी नहीं है। तो आपने बेंचमार्क सेलेक्ट करना है, परसेंटेज सेलेक्ट करनी है, मटेरियलिटी आपके आ गई। अब इधर आ जाओ, वही वाली एग्जांपल में, जो हमारी वाली एग्जांपल चल रही थी, अब वही एग्जांपल को हम देखेंगे। हमारी एग्जांपल किधर गई? ये वाली, ये रही एग्जांपल हमारी। ठीक है, कंपनी ए, कंपनी बी। ठीक है, हमने बोला सीएफओ जो था इधर बीकॉम पास था, कंट्रोल्स एक जगह पे कंपनी ए में अच्छे थे, कंपनी बी में कंट्रोल्स अच्छे नहीं थे, एक जगह बजट बन रहा था, दूसरी जगह बजट नहीं बन रहा था। अब मुझे एक बात बताओ, मटीरियलिटी जब मैं कैलकुलेट करूंगा, मटीरियलिटी कैलकुलेट करूंगा, तो बेंचमार्क, बेंचमार्क दोनों का प्रॉफिट सेम है। ठीक है, दोनों की मैं प्रॉफिट ही ले रहा हूँ। ठीक है, दोनों की मैं प्रॉफिट ही लूंगा। ठीक है, यूजर सेम है तो मतलब सेंसिटिविटी भी सेम होगी, नेचर ऑफ एंटिटी सेम है, लाइफ साइकिल सेम है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सेम है, तो मतलब बेंचमार्क भी सेम सेलेक्ट करूंगा। ऐसा है नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ, यूजर सेम है तो यूजर, नेचर ऑफ एंटिटी सेम है, सारी चीजें सेम है, तो मतलब यूजर की अटेंशन एक ही बेंचमार्क पर होगी। ऐसा है नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, ऐसा है नहीं है? जल्दी से बताओ, यस और नो। जल्दी से, सबने पार्टिसिपेट करना है, सबने जवाब देना है। कौशिक का जवाब आया है, बाकी बच्चे बताओ ना, तैयबा। यस। तो मतलब जब यूजर सेम है, यूजर की, यूजर भी सेम है, मतलब सेंसिटिविटी भी सेम होगी। तो मतलब अगर 5% ऑफ प्रॉफिट लूंगा मैं, तो 5% ऑफ प्रॉफिट क्या आंसर आएगा? जल्दी से मुझे बताओ। 5% ऑफ 10 मिलियन, क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताओ, 5% ऑफ 10 मिलियन क्या आंसर आएगा? 0.5 मिलियन। 5% ऑफ 10 मिलियन 0.5 मिलियन आएगा, 5 मिलियन नहीं आएगा। 100 मिलियन नहीं है, 100 मिलियन तो रेवेन्यू है, 100 मिलियन तो रेवेन्यू है। सही है, 0.5 मिलियन, 5 लाख। बहुत अच्छे, 5 लाख। ठीक है, तो मटीरियलिटी दोनों की सेम होगी, क्योंकि नेचर ऑफ एंटिटी सेम है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सेम है, लाइफ साइकिल सेम है, कंपनी की सारी चीजें सेम है, यूजर भी सेम है, सेंसिटिविटी भी सेम होगी। ठीक है, यहां तक बच्चों क्लियर है? मटीरियलिटी दोनों की सेम है। अब मुझे एक बात बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के एक बात बताओ, क्या दोनों पर काम बराबर करना चाहिए? एक जगह बीकॉम सीएफओ है, दूसरी जगह क्वालिफाइड सीएफओ है। एक जगह कंट्रोल्स अच्छे हैं, दूसरी जगह कंट्रोल वीक हैं। एक जगह बजट्स बनते हैं, दूसरी जगह बजट नहीं बनते। दूसरी जगह कोई, दूसरी जगह जो मैनेजमेंट है वहां भी बिल्कुल, जो जो सीएफओ है, सीएफओ बोलते हैं ठीक है यार जाने दो, छोटा मोटा फ्रॉड आइडेंटिफाई होता है, बोलते हैं जाने दो, कोई मसला नहीं है। तो अल्टीमेटली
जो आपकी गवर्नेंस है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि दोनों में क्या बराबर काम करना चाहिए? मटेरियलिटी तो दोनों की सेम है, लेकिन क्या दोनों में बराबर काम करना चाहिए? जल्दी से बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि दोनों जगह क्या बराबर काम करना चाहिए? क्या दोनों जगह रिस्क सेम है? जल्दी से मुझे बताओ। नो, रिस्क डिफरेंट है, दोनों जगह रिस्क डिफरेंट है। रिस्क एक जगह ज्यादा है, एक जगह रिस्क हाई है, एक जगह रिस्क लो है। इधर रिस्क लो है, इधर रिस्क हाई है। तो मतलब इधर काम भी ज्यादा होगा, इधर काम भी ज्यादा होगा, और इधर काम कम होगा। इधर काम कम करने के लिए क्या करूं और इधर काम ज्यादा करने के लिए ऐसा क्या करूं कि दोनों को अलग अलग कर दूं? मटीरियलिटी तो दोनों की सेम आ रही है, लेकिन अब ऐसा क्या करूं कि इधर काम ज्यादा करना पड़े और इधर काम कम करना पड़े? इसके लिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट आया। इसके लिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट आया। इधर मैं क्या करूंगा, इधर लेट से मैं बोलूंगा 80% ऑफ मटीरियलिटी मेरी क्या होगी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। इधर मैं बोलूंगा 50% ऑफ मटीरियलिटी मेरी क्या होगी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होगी। एक जगह पीएम को कम रखूंगा, एक जगह ज्यादा रखूंगा। जहां पीएम को कम रखूंगा वहां ज्यादा काम करूंगा, वहां ज्यादा रिस्क मेरा बढ़ा हुआ होगा, वहां ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, वहां मेरा सैंपल साइज भी क्या होगा, सैंपल साइज भी क्या हो जाएगा, इधर मेरा सैंपल साइज क्या हो जाएगा, इधर सैंपल साइज बढ़ जाएगा, इधर सैंपल साइज कम हो जाएगा। बातें समझ में आई? जल्दी से मुझे बताओ, बातें समझ में आई? यस और नो? जल्दी से मुझे बताओ, बातें समझ में आई? तो यहां से परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ कि भाई यूजर भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो मटीरियलिटी तो सेम होगी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी अलग होगी, क्योंकि एक जगह रिस्क ज्यादा है, एक जगह रिस्क कम है। तो यही वजह है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी की कैलकुलेट करने की। एक और रीजन भी सुनो, एक और रीजन भी सुनो। आपका जो पेपर है वो कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का ऑडिट का पेपर, ऑडिट के पेपर की बात हो रही है। पासिंग मार्क्स कितने हैं? 50 मार्क्स। ऐसा है नहीं है? यस और नो? यस और नो? ऐसा है नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ। अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ कि आप लोग 100 मार्क्स की तैयारी क्यों करते हो? 50 मार्क्स की तैयारी क्यों नहीं करते? 50 मार्क्स की करोगे तो 50 मार्क्स पास हो जाओगे आप लोग। क्यों 100 मार्क्स की पूरी तैयारी करते हो? सवाल ये है। क्यों पूरे 100 मार्क्स की तैयारी करते हो? सारी चीजें क्यों पढ़ के जाते हो? सेलेक्टिव स्टडी कर लो। इतने स्मार्ट नहीं है सर। यही वजह है, यही वजह है ऑडिट की भी। क्योंकि आपको पता है 100 मार्क्स का पेपर करूंगा, आपको पता है 100 मार्क्स का पेपर करूंगा, तो कुछ मेरी मिस स्टेटमेंट जो मुझे पता भी नहीं होंगी वो उस वक्त मैं कर रहा हूंगा। ठीक है, कुछ मिस स्टेटमेंट ऐसी होंगी जो 100 मार्क्स में से 25-30 मार्क्स तो मेरे ऐसे ही ऐसे होंगे जो अनडिटेक्टेड होंगे, जो मुझे पता भी नहीं होंगे, और वो मेरे कट जाएंगे, एग्जामिनर स्ट्रेट मेरे काट देगा। ऐसी गलतियां मैं करूंगा लाजमी। ऐसा है नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ, ऐसा है नहीं है? तो क्यों ना मैं पूरे के पूरे 100 मार्क्स की तैयारी करूं, ताकि 25-30 मार्क्स अगर कट भी जाए तो अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए, मैं पास हो जाऊं। अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए, मैं 50 मार्क्स से ऊपर लेकर आ जाऊं, मेरी मिस स्टेटमेंट 50 मार्क्स से ज्यादा ना आए। 100 मार्क्स का पेपर करूंगा तो 25 से 30 मार्क्स की मिस स्टेटमेंट निकलेंगी, इससे ज्यादा नहीं निकलेंगी, ताकि मेरे डिसीजन को इफेक्ट हो, मैं अल्टीमेटली इंपैक्ट हूं, मेरा पेपर फेल हो जाए। तो मैं थोड़ा ज्यादा काम कर लेता हूँ, थोड़ा ज्यादा पढ़ाई कर लेता हूँ, ताकि मैं पास हो जाऊं। यूट्यूब पे बिल्कुल मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ये वाला लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा। कोई मसला नहीं है अहमद, अपलोड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, ये वाली बात समझ में आई कौशिक? जल्दी से मुझे बताओ। तो पेपर की तैयारी में 100 मार्क्स की क्यों करता हूँ? इसलिए करता हूँ ताकि मेरा पेपर पास हो जाए, ताकि मैं ज्यादा पढ़ लूँ। अगर मेरी मिस स्टेटमेंट निकलती भी हैं, गलतियां निकलती भी हैं, तो कोई मसला नहीं है, 25 से 30 मार्क्स ही निकलेंगी, अल्टीमेटली फिर भी मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का भी कॉन्सेप्ट यही है कि थोड़ा मैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को कम करूंगा तो मैं ज्यादा काम कर लूंगा, ताकि कोई अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट अगर हो भी तो वो इतनी हो कि वो मटीरियलिटी से कम ही हो। ठीक है, अल्टीमेटली मेरा ओपिनियन जो हो वो सही हो, गलत ओपिनियन नहीं दे रहा हूं। यहां तक बच्चों क्लियर है? तो ये एक बफर है। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या है? एक बफर है कि मैं ज्यादा काम कर लूं, कम काम नहीं करूं। यहां तक बच्चों क्लियर है? इन ऑर्डर टू मिटिगेट रिस्क, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और दूसरा तीसरा एक और भी रीजन, एक और भी रीजन, कि आपका एक फैक्ट है, आपको एक मटीरियलिटी में एक बात बोली कि इन इंडिविजुअल
इंडिविजुअल और इन एग्रीगेट, इन एग्रीगेट। तो अगर मैं इन एग्रीगेट चलूं तो हो सकता है कुछ मिस स्टेटमेंट जो हो वो इतनी ज्यादा छोटी हो, लेकिन जब सबके साथ क्लब करूं तो हो सकता है वो मटेरियल बन जाए, वो मटेरियल बन जाए। तो इन एग्रीगेट के फैक्ट को कंसीडर करते हुए भी मैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कैलकुलेट करता हूं, ताकि मैं उन एरियाज पर भी काम करूं, उन एरियाज पर भी काम करूं जो मटेरियलिटी से कम है। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं किसी एरिया को इग्नोर कर दूं और इसमें एक छोटी सी मिस स्टेटमेंट हो और वो मिस स्टेटमेंट दूसरी मिस स्टेटमेंट के साथ क्लब हो, एग्रीगेट हो, तो वो मटेरियल हो जाए। तो मैं उन एरियाज पर भी काम करूं जो मटेरियलिटी के कम भी हो। यहां तक बच्चों क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है? तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कैलकुलेट क्यों करते हैं? पहली चीज, रिस्क उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी में रिस्क को इनकॉर्पोरेट नहीं करते। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी में रिस्क को इनकॉर्पोरेट करते हैं। देखते हैं, अगर रिस्क ज्यादा होगा तो वहां ज्यादा काम करने के लिए परफॉर्मेंस मटीरियलिटी में उतनी कम कर दूंगा। पहली चीज। दूसरी चीज मैंने क्या बताई? दूसरी चीज मैंने ये बताई कि मैं बफर रखता हूं ताकि मैं थोड़ा ज्यादा काम करूं, ताकि मेरा रिस्क मिटिगेट हो जाए। दूसरी चीज। तीसरी चीज मैंने ये बताई कि मटीरियलिटी में एक और बात लिखी हुई है कि एग्रीगेट। तो ऐसा हो सकता है कोई एरिया हो जिधर छोटी सी मिस स्टेटमेंट हो और वो मिस स्टेटमेंट दूसरों के साथ क्लब होके मटीरियल बन जाए। तो वो फैक्ट को कंसीडर करने के लिए मैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कैलकुलेट करता हूं, ताकि मैं उन एरियाज पर भी काम करूं जो मटीरियलिटी से कम है। यहां तक बच्चों बातें क्लियर हैं? जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक बच्चों बातें क्लियर हैं? तो अब समझ क्या आया इन सारी बातों से? हमें समझ क्या आया इन सारी बातों से? समझ ये आया कि परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का काम प्लानिंग में है और परफॉर्मिंग स्टेज में है, सैंपल साइज कैलकुलेट करने में है। रिपोर्टिंग में काम किसका है? मटीरियलिटी का। तो अगर कोई पूछता है कि यूज ऑफ मटीरियलिटी किधर है, यूज ऑफ मटीरियलिटी आपकी रिपोर्टिंग में है, कंक्लूजन ड्रॉ करने में है, इसके अलावा नहीं है। हाँ, एक और जगह पर मटीरियलिटी का काम है टू कैलकुलेट परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। आप परफॉर्मेंस मटीरियलिटी ड्राइव कहाँ से होती है? मटीरियलिटी से होती है। मटीरियलिटी का या तो 50%, 70%, 60%, 80%। हाँ, ड्राइव करने के लिए आप मटीरियलिटी को यूज करते हो, लेकिन आप मटीरियलिटी की बेस पे अपनी प्लानिंग और परफॉर्मिंग नहीं करते। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक बातें समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है। तो इधर मैंने क्या बताया? इधर मैंने एक बात बताई, टू कैलकुलेट परफॉर्मेंस मटीरियलिटी एंड क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड। क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड को बाद में मैं समझा दूंगा आप लोगों को। ठीक है। तो मटीरियलिटी का काम किधर है? टू कैलकुलेट परफॉर्मेंस मटीरियलिटी एंड क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड। ठीक है। टू कंक्लूड द ऑडिट ओपिनियन। क्या मैंने बताया? टू कंक्लूड द ऑडिट ओपिनियन। प्लानिंग की बात नहीं करी, ना मैंने परफॉर्मिंग की बात करी। यहां तक क्लियर है बच्चों? यहाँ तक बच्चों क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ। परसेंटेज में हमने पढ़ा, रेवेन्यू के ऊपर 1%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर 5%, एसेट्स के ऊपर 1%, बाकी जगहों पर 3% आप लोगों ने लेनी है। ठीक है, याद कर लो, रेवेन्यू के ऊपर 1%, प्रॉफिट के ऊपर 5%, एसेट्स के ऊपर भी 1%। एसेट और रेवेन्यू के ऊपर 1%, ठीक है, प्रॉफिट के ऊपर 5%, बाकी जितने भी होंगे इक्विटी, एक्सपेंसेस, नेट एसेट, सबके ऊपर 3%। यहाँ तक क्लियर है? ये पेपर के लिए याद कर लो, पेपर में अगर आएगा तो आप लोगों ने ये करना है। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी मैं क्या करता हूँ, उसको रिड्यूस करता हूँ। वाई नीड फॉर परफॉर्मेंस मटीरियलिटी? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी की नीड क्यों होती है? सवाल ये है। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी की नीड होती है टू रिड्यूस एग्रीगेशन रिस्क, जो मैंने आप लोगों को बताया था। टू रिड्यूस एग्रीगेशन रिस्क, टू प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट अगेंस्ट द रिस्क ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट। ठीक है, यही बात मैंने आप लोगों को बताई थी। जल्दी से बताओ, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का यूज किधर है? प्लानिंग स्टेज पर व्हाट एरियाज नीड टू बी ऑडिटेड एंड व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज नीडेड। परफॉर्मिंग स्टेज, हाउ मेनी एंड व्हाट आइटम्स टू इंक्लूड इन द सैंपल। ठीक है, ये बात भी मैंने लिखी हुई है इधर। यहां तक क्लियर है? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी अफेक्टेड बाय, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी के फैक्टर जो मैंने बातें आप लोगों को बताई थी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इंटरनल कंट्रोल जो मैंने बताया था ना, वीक है या एक जगह वीक है, एक जगह स्ट्रांग है। ठीक है, इंगेजमेंट रिस्क, चेंज इन बिजनेस, मिस स्टेटमेंट इन लास्ट ईयर, एक्सपेक्टेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट इन करंट ईयर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जितना ज्यादा रिस्क होगा उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट करंट ईयर में ज्यादा होगी।
यहाँ तक क्लियर है? मिस स्टेटमेंट लास्ट ईयर में अगर आपको मिली है तो इसका मतलब ये एक्सपेक्टेशन इस साल भी आपकी ज्यादा होगी, करंट ईयर की मिस स्टेटमेंट भी ज्यादा होंगी। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ तक बच्चों क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ तक बच्चों क्लियर है सारी बातें? कोई मसला तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा जी, अब एक और बात इधर समझने की ये है कि लेट्स से आपकी जो लास्ट ईयर में मिस स्टेटमेंट थी, लास्ट ईयर में आपकी मिस स्टेटमेंट थी, वो थी 10 मिलियन की। ठीक है? लास्ट ईयर आपकी मिस स्टेटमेंट कितनी थी? 10 मिलियन की। अब मुझे एक बात बताओ, करंट ईयर में जब आपको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कैलकुलेट करनी है, तो आपकी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी किस बेस पे कैलकुलेट होती है? एक्सपेक्टेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट इन करंट ईयर। एक्सपेक्टेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट इन करंट ईयर कैसे पता चलती है? इंडस्ट्री की आप नॉलेज लेते हो, आप देखते हो रिस्क कितना ज्यादा है, कंट्रोल्स कितने ज्यादा वीक हैं, स्ट्रांग है। अगर वीक कंट्रोल्स होंगे तो ज्यादा मिस स्टेटमेंट के करंट ईयर में चांसेस होंगे। ठीक है? एक्सपेक्टेशन बना रहे हो, ये एक्सपेक्टेशन बना रहे हो। ठीक है? एक्सपेक्टेड। तो कंट्रोल्स वीक होंगे तो एक्सपेक्टेड करंट ईयर में मिस स्टेटमेंट भी ज्यादा होंगी। अगर आपके रिस्क ज्यादा है, इधर आपका जो सीएफओ है वो बीकॉम पास है, तो मिस स्टेटमेंट के चांसेस भी ज्यादा होंगे। और लास्ट ईयर अगर मिस स्टेटमेंट 10 मिलियन की निकली है, तो तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी मिस स्टेटमेंट होंगी। ऐसा है नहीं है? यस और नो? जल्दी से मुझे बताओ, यस और नो? अगर लास्ट ईयर मिस स्टेटमेंट निकली थी 10 मिलियन की, तो क्या इस साल भी मिस स्टेटमेंट निकलेगी या नहीं निकलेगी? तो आप अपनी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी में आप अपनी एक्सपेक्टेशन हमेशा लास्ट ईयर से या तो ज्यादा रखोगे या उतनी ही रखोगे। 10 मिलियन से कम नहीं रखोगे। ये बात समझ में आ रही है मेरी? लास्ट ईयर जो मिस स्टेटमेंट आई थी, अपनी एक्सपेक्टेशन करंट ईयर में लास्ट ईयर से कम नहीं रखोगे, उससे ज्यादा ही रखोगे या उतनी ही रखोगे। ये बात समझ में आ रही है? मतलब या तो एक्सपेक्टेड करंट ईयर मिस स्टेटमेंट 10 मिलियन होगी या 10 मिलियन से ज्यादा होगी। यहां तक बच्चों बात समझ में आई मेरी? जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक ये बात मेरी समझ में आई? ये वाली बात समझ में आई है मेरी? जल्दी से मुझे बताओ। अच्छा, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आपकी जो मटीरियलिटी है, आपकी मटीरियलिटी लेट से है 15 मिलियन। ठीक है? आपने परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेट से कैलकुलेट करी। आपने बोला कि यार मैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी जो है वो रख लेता हूँ। अच्छा, ये पहले एक और चीज समझना, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कैलकुलेट कैसे होती है? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कैलकुलेट होती है मटीरियलिटी, मटीरियलिटी माइनस एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड करंट ईयर मिस स्टेटमेंट। एक्सपेक्टेड करंट ईयर मिस स्टेटमेंट, ये बात समझ में आ रही है? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का फॉर्मूला क्या है? मटीरियलिटी माइनस एक्सपेक्टेड करंट ईयर मिस स्टेटमेंट। मटीरियलिटी माइनस एक्सपेक्टेड करंट ईयर मिस स्टेटमेंट। मतलब अगर 15 मिलियन की 15 मिलियन की अगर मेरी ये मटीरियलिटी है, ठीक है, और 10 मिलियन मेरी लास्ट ईयर ये मिस स्टेटमेंट थी, ठीक है, तो मेरी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कितनी होगी? 5 मिलियन की। बात समझ में आ रही है ये? जल्दी से मुझे बताओ, बात समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे बताओ, ये वाली बात समझ में आई सबको? ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज समझना। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आप ये चीज नहीं देखेंगे। आप देखेंगे परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई मटीरियलिटी मल्टीप्लाई बाई सम परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है? वो परसेंटेज बेसिकली क्या है? वो परसेंटेज ये है कि अगर आप 80% ले रहे हो तो 20% आपका क्या है? एक्सपेक्टेड करंट ईयर मिस स्टेटमेंट। ये बात समझ में आ रही है? अगर 80% आप मटीरियलिटी का ले रहे हो, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, तो 20% क्या है? एक्सपेक्टेड करंट ईयर मिस स्टेटमेंट। 30% अगर अगर आप 70% ले रहे हो इसको, तो 30% क्या होगा? एक्सपेक्टेड करंट ईयर मिस स्टेटमेंट। ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे बताओ, ये वाली बात समझ में आई सबको?
जल्दी से मुझे बताओ ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे बताओ ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? ये वाली बात समझ में आई? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? कंफ्यूज हो रहे हैं तो पूछो। कंफ्यूज हो गए तो पूछो, जल्दी से मुझे बताओ। कंफ्यूज हो रहे हो तो पूछ लो। जल्दी से बताओ, कंफ्यूज हो गए? जल्दी से मुझे बता दो, कंफ्यूज हो गए तो जल्दी से पूछ लो। अगेन रिपीट दिस, बहुत अच्छे, वसीम ने बोला अगेन रिपीट दिस। देखिए मटीरियलिटी आपकी है, लेट्स से 20 मिलियन, ठीक है, 20 मिलियन आपकी मटेरियलिटी है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप क्या करते हो? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कर आप कैलकुलेट करने गए, आपने रिस्क असेसमेंट करी, आपने इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन ली, कंट्रोल्स वीक थे, सारी चीजें वीक थी, ठीक है, सीएफओ जो था बीकॉम पास था, रिस्क ज्यादा था। कंसीडरिंग द रिस्क आपने बोला कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं कम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी रखूंगा। कम रखने के लिए आपने बोला 20 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 50% कर देता हूँ। 50% कर दूंगा मतलब ये 10 मिलियन होगा। 10 मिलियन की बेस पे अपनी रिस्क असेसमेंट फर्दर करूंगा और अपने परफॉर्मिंग करूंगा, सैंपल साइज 10 मिलियन की बेस पे लूंगा, मतलब ज्यादा काम परफॉर्म करूंगा, ठीक है। तो 50% का मतलब लेने का मकसद ये है कि बाकी जो 50% है वो मेरी क्या है, वो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि करंट ईयर में इतनी मिस स्टेटमेंट होंगी, ठीक है। अच्छा, लास्ट ईयर मैंने मिस स्टेटमेंट देखी, लास्ट ईयर मिस स्टेटमेंट देखी मैंने, तो वो थी, वो भी 10 मिलियन थी, ठीक है। तो मतलब मेरी करंट ईयर मिस स्टेटमेंट और लास्ट ईयर मिस स्टेटमेंट सेम है, ठीक है। लेकिन लेट से अगर मैंने इसको लिया हो 80%, 20 मिलियन का 80% लिया, मैंने बोला भाई कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, तो मैंने क्या करा, 20 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 80% ले लिया, ठीक है। और लास्ट ईयर को मैंने कंसीडर ही नहीं करा, मैंने इसको ले लिया 16 मिलियन। 16 मिलियन जब लिया तो इसका मतलब ये है कि 20 मिलियन और 16 मिलियन का जो डिफरेंस है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि करंट ईयर की एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट मेरी कितनी है, 4 मिलियन है। करंट ईयर की एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट मेरी 4 मिलियन है, लेकिन लास्ट ईयर मिस स्टेटमेंट कितनी मिली थी, 10 मिलियन की मिली थी। तो कंसीडरिंग द लास्ट ईयर 10 मिलियन, तो मेरी करंट ईयर में कम से कम भी 10 मिलियन की एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? 4 मिलियन की मैं अज्यूम नहीं कर सकता, 10 मिलियन कम से कम भी मुझे अज्यूम करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही है? 16 मिलियन मेरी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी नहीं हो सकती अगर तो मेरी लास्ट ईयर मिस स्टेटमेंट 10 मिलियन की निकली थी। ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? कंफ्यूज हो गए दोबारा तो दोबारा समझा दूंगा, मसला नहीं है। जल्दी से मुझे बताओ, कंफ्यूज हो रहे हो? जल्दी से मुझे बताओ ये वाली बात समझ में आई आपको? सवाल करो, अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं स्पेसिफिक वो पॉइंट समझाऊंगा, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो वो स्पेसिफिक पॉइंट समझाऊंगा। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी आपकी क्या होती है? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इक्वल टू मटीरियलिटी माइनस माइनस करंट ईयर एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट। करंट ईयर एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट, करंट ईयर की एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट अगर 10 मिलियन है तो 20 मिलियन मल्टीप्लाई बाई -10 मिलियन करूंगा तो मेरे पास 10 मिलियन मेरी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी आ जाएगी। इसका एक और तरीका ये भी है कि 20 मिलियन में बोलूं कि मल्टीप्लाई बाई 50%, मैं बोलूं कि 50% मेरी क्या है, एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट, और 50% मेरी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। तो ये मेरी इस तरीके से भी आ जाएगी, ठीक है। मतलब उसको परसेंटेज फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मैं लेट से बोलता हूँ 20% मल्टीप्लाई बाय 75%, तो इसका मतलब ये 25% जो है वो मेरी करंट ईयर एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट है। बात समझ में आ रही है? समझ में आया या अभी दोबारा समझाऊं? जल्दी से मुझे बताओ, दोबारा समझाऊं या समझ में आई है बात? दोबारा समझाऊं या समझ में आई है? एग्जाम्पल चेंज करके समझाऊं, थोड़ी सी मटेरियलिटी की नंबर्स चेंज कर दूं तो शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। मटेरियलिटी का नंबर चेंज करूं थोड़ा सा? अच्छा, मटेरियलिटी का नंबर कर लेते हैं, लेट से हम इसको कर लेते हैं 50 मिलियन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अब एक नई एग्जाम्पल के साथ। मटेरियलिटी का आपका नंबर है 50 मिलियन। लास्ट ईयर आपकी लास्ट ईयर आपकी मिस स्टेटमेंट नहीं थी, लेट से 10 मिलियन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? करंट ईयर आपने रिस्क असेस करा, करंट ईयर आपने मिस स्टेटमेंट असेस करी, एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट असेस करी, तो आपने बोला कि यार करंट ईयर की मुझे लग रहा है 8 मिलियन। ये 8 मिलियन आप नहीं ले सकते, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ये 8 मिलियन आप नहीं ले सकते, इससे इतना लेना है या इससे ज्यादा आपने लेना है, ये बात समझ में आ रही है?
ये 8 मिलियन आप नहीं ले सकते, आपने 10 मिलियन या 10 मिलियन से ज्यादा लेना है, कंसीडरिंग लास्ट ईयर मिस स्टेटमेंट, क्योंकि अगर लास्ट ईयर मिस स्टेटमेंट में 10 मिलियन की गलती निकली है तो इस साल भी आपने अज्यूम करना है कि 10 मिलियन या 10 मिलियन से ज्यादा गलतियां निकलेंगी। ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक समझ में, स्टेप बाय स्टेप यहां तक समझ में आया? अच्छा, आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का फॉर्मूला समझो। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का फॉर्मूला, अगर मैंने बोला करंट ईयर की मिस स्टेटमेंट 8 मिलियन तो ले नहीं सकता, तो मतलब 10 मिलियन, 10 मिलियन से ज्यादा लेना है, मैंने बोला 15 मिलियन ले लेता हूँ, 15 मिलियन ले लेता हूँ। तो 15 मिलियन जब मैंने लिया तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? मटेरियलिटी माइनस करंट ईयर मिस स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो मटेरियलिटी क्या है मेरी? 50 मिलियन। ठीक है, और मेरी करंट ईयर एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट क्या है? 15 मिलियन। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? मेरा आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से मुझे बताओ? 35 मिलियन। तो 35 मिलियन मेरी क्या है? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। 35 मिलियन मेरी क्या है? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। ये बात सबको समझ में आई है? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। अच्छा, फिजा फलक कह रही है, लेकिन अगर उस मिस स्टेटमेंट में कोई स्पेसिफिक रीजन था जो अब खत्म हो गया, अगर कोई स्पेसिफिक रीजन था और मिस स्टेटमेंट को एडजस्ट कर दिया था मैनेजमेंट ने, उसको कोई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट नहीं छोड़ी थी, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर वो कंसीडर नहीं करनी। अगर कोई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट दी, मिस स्टेटमेंट मतलब अनकरेक्टेड, कि मैनेजमेंट ने उसको करेक्ट नहीं करा, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट मतलब अनकरेक्टेड, वो अभी तक मौजूद है, प्रायर ईयर मिस स्टेटमेंट अभी तक मौजूद है फाइनेंशियल्स में। बात समझ में आ रही है मेरी? मिस स्टेटमेंट से मतलब क्या है? अनकरेक्टेड। अनकरेक्टेड मतलब लास्ट ईयर वो मिस स्टेटमेंट थी और मैनेजमेंट ने उसको करेक्ट नहीं करा, मतलब वो करंट ईयर के फाइनेंशियल्स में भी मौजूद होगी। ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे बताओ, तो करंट ईयर की एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट 8 मिलियन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल ना, वो तो 10 मिलियन तो मौजूद है फाइनेंशियल्स में, तो 10 मिलियन या 10 मिलियन से ज्यादा होगी। बात समझ में आई? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, बात समझ में आई? अच्छा, ये 35 मिलियन को एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर मैं 35 को डिवाइड बाई पर 35 को डिवाइड बाई मटीरियलिटी कर दूं, तो मेरे पास परसेंटेज क्या आएगी? 70%। तो मैं ये भी कर सकता था कि डायरेक्ट में क्या करता, 50 × 70% करता। ठीक है, और 30% क्या है? 30% को अगर मैं देखूँ तो 30% इक्वल टू 15 मिलियन। 15 मिलियन क्या था? 15 मिलियन करंट ईयर एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट थी। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि एक तरीका ये भी है कि परसेंटेज फॉर्म में मैं इसको ले लूं, मैं बोलूं 30% मेरी क्या है? 30% करंट ईयर की एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, बाकी बचा क्या? 70%। 70% मेरी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हो जाएगी। ये बात क्लियर है? अब समझ में आ गया? जल्दी से मुझे बताओ, समझ में आया ये पूरी एग्जाम्पल समझ में आई? अब क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से पूछो। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी से पूछो। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है पेपर के अंदर, जिसमें प्रायर ईयर अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, ये कोई 2 दफा क्वेश्चन मैंने देखा है कि आप लोगों के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको हम देखेंगे भी, इसकी एग्जाम्पल। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ है, और ये जिस अटेम्प में आया था उस अटेम्प में बच्चों को ये फैक्ट पता भी नहीं था। इवन बच्चे प्रैक्टिकल ऑडिट करते हैं उसमें बच्चों को नहीं पता होता। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया है, ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएगा, और इसके ऊपर आप क्वेश्चन आई के बना भी रहा है और बनाया है। पास्ट पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा भी, और मैं आपको करवाऊंगा भी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी ने देखा है? नहीं कोई देखा ये वाला क्वेश्चन है इस टाइप का, जिसमें पास्ट ईयर की अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट दी हुई हो? जल्दी से मुझे बताओ, ये क्वेश्चन देखा है? नहीं देखा किसी ने? नहीं देखा तो मैं करवाऊंगा वैसे भी। जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से रिप्लाई चाहिए, सबके रिप्लाई चाहिए। मैंने देखा है, अदीद हुसैन कह रहे हैं मैंने देखा है, बहुत अच्छी बात है। ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया है, जिसमें जो पूरा फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर। जल्दी से, अब ये कॉन्सेप्ट को हमें कवर करना है। ठीक है, क्वालिटेटिव मटेरियल हमने समझ लिया था,
क्वालिटेटिव मिस स्टेटमेंट क्या होती है? ठीक है, हमने ये भी बात कर ली थी कि सरकमस्टांसेस अगर चेंज हो जाए, मिस स्टेटमेंट दैट कॉज प्रॉफिट टू लॉस, ये हमने बात ऑलरेडी पढ़ी थी, एग्जांपल पढ़ी थी। ठीक है, कोई ऐसे डिस्क्लोजर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे लिक्विडिटी रिस्क का डिस्क्लोजर, मैनेजमेंट फी का डिस्क्लोजर आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आईएफआरएस की डोनेशन का डिस्क्लोजर आपकी कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है। डोनेशन का डिस्क्लोजर ना देना कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट की नॉन कंप्लायंस करना। कंटिजेंसी का डिस्क्लोजर ना देना आईएफआरएस की नॉन कंप्लायंस करना। ठीक है, तो ये नॉन कंप्लायंसेज हैं। ठीक है, नॉन कंप्लायंस अगर छोटी सी भी होगी वो नॉन कंप्लायंस होगी। ठीक है, तो उसका क्वालिटेटिव मिस स्टेटमेंट है। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? अच्छा, अब एक और चीज में आ जाते हैं, मटीरियलिटी एंड पीएम फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब लेट्स से रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। ठीक है, रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? आसान अल्फाज में बोलूं तो आपके, आप लोगों के रिश्तेदार, मतलब आप लोगों के जैसे फैमिली मेंबर्स होते हैं उसको आप क्या बोलोगे? रिलेटेड पार्टी, मेरे रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कंपनी के रिश्तेदार कौन कौन होंगे, जल्दी से बताओ। कंपनी की रिलेटेड पार्टीज कौन कौन लोग होंगे? जल्दी से मुझे बताओ, कंपनी की रिलेटेड पार्टी में कौन कौन लोग होंगे? जल्दी से बताओ भाई, कंपनी की रिलेटेड पार्टी में कौन कौन लोग होंगे? होल्डिंग कंपनी होगी, सब्सिडरी कंपनी होगी, एसोसिएटेड कंपनी होगी, मैनेजमेंट भी कंपनी के रिश्तेदारों में ही आ जाती है, जो डायरेक्टर्स हैं वो भी कंपनी के रिश्तेदारों में आ जाते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि अक्सर जो है सेल्स होती हैं, अक्सर एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सेल होता है सीनियर मैनेजमेंट को। ठीक है, एक डायरेक्टर जो है वो एसी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, एक जो डायरेक्टर थे वो क्या करते थे, एसी अपने घर ले जाते थे। तो इधर सीन ये हुआ कि जो जो डायरेक्टर थे वो ऐसे घर लेकर नहीं जाते थे, प्रॉपर अकाउंटिंग करवाते थे अपने बच्चे से। बोलते थे कि भाई इसकी प्रॉपर एक प्रॉपर है ना, इसकी अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करो, और इसको डिस्पोजल की एंट्री रिकॉर्ड करो, इसको बुक से डिलीट करो, और इसकी लॉस ऑन डिस्पोजल वॉट एवर जो भी एंट्री है वो आप सारी की सारी रिकॉर्ड करो, और उसको लो वैल्यू में लेकर चले जाते थे मार्केट में। अगर एक चीज 20,000 की बिकती है तो वो अपने घर 1,000 में लेके चले जाते थे। 1,000 रुपये कंपनी के अकाउंट में डालते थे और लेकर चले जाते थे। यहां तक समझ में आ रही है बात? जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक बात समझ में आ रही है? अब चूंकि आपको पता है कि इधर एक कम वैल्यू की अमाउंट भी आपके लिए मटेरियल होगी, कम वैल्यू की, क्योंकि रिश्तेदारों का मामला है, रिश्तेदारों में थोड़ी छोटी मोटी भी नोक जोक जो है ना, बड़ी नोक जोक बन जाती है। ठीक है, हल्की सी छोटी सी बात भी बुरी लग जाती है तो बहुत बड़ी बात बन जाती है, ऐसा है नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ। ऐसा होता ही नहीं होता फैमिली मेंबर्स में? ऐसा होता ही नहीं होता, छोटी बात भी बुरी लगती है तो बड़ी मसले हो जाते हैं। फुप्पो को कोई गलत बात बोलते हैं, छोटी सी बात होती है तो वो बुरी लग जाती है तो पूरे घर में हंगामा हो जाता है, ऐसा है नहीं है? जल्दी से बताओ। ऐसा होता ही नहीं होता? बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो रिलेटेड पार्टी की भी सेम वही एग्जांपल है। तो रिलेटेड पार्टी की अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो छोटी अमाउंट की ट्रांजैक्शन भी क्या होगी? छोटी अमाउंट की ट्रांजैक्शन भी वो आपके लिए मटेरियल हो सकती है, यूजर के डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है। बात समझ में आ रही है? मतलब कि अगर वो छोटी अमाउंट की चीज भी सस्ते में लेकर जा रहा है तो वो आप लोगों के लिए मटेरियल हो सकती है। एक कंपनी की प्रोडक्ट है, वो 100 रुपए की बिकती है और वो 50 रुपए की लेकर जा रहा है, तो उस पर सवाल उठ सकता है कि भाई 50 रुपए की तुम क्यों लेकर जा रहे हो? ठीक है, बाकी फैमिली मेंबर नाराज हो जाएंगे। ठीक है, तो वो छोटी अमाउंट भी क्या हो सकती है, आपके लिए मटीरियल हो सकती है। छोटी अमाउंट से भी आपका ओपिनियन चेंज हो सकता है। तो उस केस में आप क्या करते हो, कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की अलग से एक मटेरियलिटी कैलकुलेट कर लेते हो। मतलब अगर नॉर्मल मटेरियलिटी आपकी अगर 10 मिलियन की है, अगर नॉर्मल मटेरियलिटी आपकी 10 मिलियन की है, तो फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आप क्या करोगे, 2 मिलियन की मटेरियलिटी रिलेटेड पार्टी के लिए कैलकुलेट कर लोगे। अगर रिलेटेड पार्टी में 3 मिलियन की मिस स्टेटमेंट मिलती है तो आप ओपिनियन को क्या कर दोगे, ओपिनियन को क्लीन से क्वालिफाइड या आप एडवर्स ओपिनियन दे रहे होगे। यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे बताओ। नॉर्मल मटेरियलिटी 10 मिलियन है, फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी की मटेरियलिटी आपने 2 मिलियन रखी, दो रिलेटेड पार्टी में मिस स्टेटमेंट मिली 3 मिलियन की। आप क्या करोगे, ओपिनियन चेंज कर दोगे, ओपिनियन आपका मॉडिफाइड ओपिनियन हो जाएगा। हालांकि आपकी टोटल मटेरियलिटी कितनी है, 10 मिलियन की, लेकिन रिलेटेड पार्टी में 3 मिलियन की मटेरियलिटी मिली और मिस स्टेटमेंट मिली, उसकी मटेरियलिटी आपने 2 मिलियन रखी थी, तो उसमें आपका ओपिनियन चेंज हो जाएगा। यहां तक बच्चों बात समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक बात समझ में आ रही है?
जल्दी से बताओ, यस और नो। जल्दी जल्दी। यस और नो। जल्दी जल्दी बताओ। अदीद, हुसैन, वसीम, फिजा, जितने भी बच्चे हैं सब सब ने पार्टिसिपेट करना है। वसीम कह रहे हैं यस। बाकी बच्चे यस और नो। फिजा कह रही है यस। ठीक है, यहाँ तक ये एग्जांपल लिखी हुई है इसकी। ठीक है, इसके अलावा ये एग्जांपल लिखी हुई है बेंचमार्क। ये नॉर्मली चूज बेंचमार्क प्रॉफिट को टैक्स इन क्वेश्चन अनलेस। अच्छा, इसमें एक ये बात लिखी हुई है कि नॉर्मली आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप लोगों ने नॉर्मली प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है। लेकिन क्या क्या सिचुएशन होगी जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं लेना? अगर तो लॉस मेकिंग एंटिटी है तो रेवेन्यू ले लेना आप लोग। प्रॉफिट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है तो उसमें आप रेवेन्यू ले लेना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें कंसीडरिंग देख लेना यूजर का फोकस किधर है, या तो एक्सपेंसेस पर ले लेना, या तो जो कलेक्शंस है आपकी, जैसे डोनेशंस हैं तो डोनेशंस का रेवेन्यू आप ले सकते हो। स्टार्टअप एंटिटी है तो उसमें आप रेवेन्यू ले रहे होगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, जिस तरीके से मैंने प्लानिंग में बताया था, जिस तरीके से प्लानिंग में बताया था कि प्लानिंग जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर कोई नया रिस्क आइडेंटिफाई होता है, कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई होता है, कोई भी ऐसी चीज आइडेंटिफाई होती है तो उसमें आप अपनी प्लानिंग को रिवाइज करते हो, बंदे बढ़ा देते हो, रिस्क को चेंज कर देते हो। इसी तरीके से मटीरियलिटी भी चेंज हो जाती है अगर कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर मिलता है। मतलब मजीद परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को क्या करूंगा, कम कर दूंगा ताकि ज्यादा काम करूं, ज्यादा सैंपल साइज सेलेक्ट करूं। यहां तक बच्चों क्लियर है? change in circumstances, new information, change in auditor's understanding, actual result different from initial draft of FS। शुरू में आपको एक एफएस मिले, शुरू में आपको एक एफएस मिले जिसमें प्रॉफिट थे 10 मिलियन के। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि एडजस्टिंग एंट्री हमने रिकॉर्ड करी है, एफएस चेंज हो गए, वो 15 मिलियन का प्रॉफिट पर आ गया है। तो अब आपकी क्या होगी, मटीरियलिटी भी चेंज हो जाएगी। यहां तक बच्चों क्लियर है? और जो जो चीज आपने कैलकुलेट करी है, मटीरियलिटी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, मटीरियलिटी फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, और कोई भी आपने इसमें चेंजेस करी, वो सारी की सारी चीजों को डॉक्यूमेंटेशन करनी है, एक वर्किंग पेपर में जाके लिखना है। यहां तक बच्चों क्लियर है? मटीरियलिटी को बहुत डिटेल में हमने डिस्कस करा है, बहुत डिटेल में। देखो, ये अगर कॉन्सेप्ट वीक होता ना, मटीरियलिटी और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता किसी को, अगर किसी को यही नहीं पता फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या होता है, तो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, प्रोसीजर्स नहीं कर सकते, सैंपल साइज में नहीं जा सकते, रिपोर्टिंग नहीं दे सकते, जब तक कि ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगी। बच्चों समझ में आ रही है बातें? बहुत डिटेल में हमने जाके पढ़ा है, इसके ऊपर ठीक ठाक टाइम लगाया है, इसीलिए कि अगर किसी की छोटी सी भी कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो भी हमने समझा, और डिटेल में समझा, बार बार उसको समझा। अगर अभी भी कंफ्यूजन है, आप लोग मुझसे दोबारा पूछें, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, दोबारा एग्जाम्पल दे दूंगा। लेकिन आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो ये सारी क्लास का फायदा बेकार हो जाएगा, ये सारी मेहनत का फायदा बेकार हो जाएगा। मुझे कंफर्म करो, क्या कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं? जल्दी से मुझे कंफर्म करो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए? आप लोग मुझे फीडबैक दोगे तो मुझे भी मोटिवेशन आएगी कि यार इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। ठीक है ना? वरना अगर फायदा नहीं हो रहा, आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो मेरे लिए फिर बेकार है इतनी मेहनत करना। ठीक है, जल्दी से मुझे कंफर्म करो। आदिद हुसैन कह रहे हैं यस, तैयबा कह रही है यस, फिदा कह रही है यस, मोहम्मद वसीम। मुझे बताओ ये आज की क्लास कैसी रही, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फर्दर हम रिस्क के ऊपर बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बातें करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह पेपर भी बहुत अच्छे से निकलेगा। और इंशाल्लाह आप लोग ऑडिट फर्म में भी जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल होंगी, और आप लोग याद रखोगे कि यार ये वाली चीज़ें जितनी भी पढ़ी थी वही हम प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे हैं। ठीक है, जल्दी से मुझे फीडबैक भी दो। ठीक है, फिर क्लास को हम वाइंड अप करते हैं ताकि आप लोग अपनी नमाजें वगैरह सारी चीज़ें कर लो। ठीक है, जल्दी से आप लोगों ने फीडबैक भी देना है। जल्दी जल्दी फीडबैक, क्वेश्चंस जो भी हैं जल्दी जल्दी पूछो। क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पूछो। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? तैयबा, हदीद, वसीम, फिजा, जितने भी लोग हैं, कौशिक है हमारे साथ, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं वो सब के सब जल्दी से मुझे बताएं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे। कोई क्वेश्चन है किसी का? जल्दी से मुझे बताओ, कोई क्वेश्चन है किसी का? नो क्वेश्चन, फिजा कह रही है नो क्वेश्चन।
ठीक है, क्लास को वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में रखेंगे। बाकी व्हाट्सएप पे हम एक दूसरे के साथ इंगेज रहेंगे। व्हाट्सएप पे मैं क्वेश्चंस पूछता रहूंगा, आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। व्हाट्सएप पर जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आएंगी। ऑडिट को छोड़ना नहीं है, क्लास हो या नहीं हो, हमने हर 24 आवर्स हमने कनेक्ट रहना है और उसको बार बार रिवाइज करना है। बार बार क्वेश्चन में पूछूंगा, बार बार आप लोग जवाब देंगे तो वो चीज़ें रिकॉल होंगी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।